हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर मोल कंसेप्ट का। तो मोल कंसेप्ट हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो समझ करके फिर एक्चुअल मोल पे इंटर करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले शुरुआत होती है मैटर से। मैटर वो सब्सटेंस होता है जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका खुद का मास होता है। तो मैटर की डिफिनीशन होती है एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड एज मैटर। तो मैटर के पास जो ही कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका खुद का मास हो उसे हम लोग मैटर कहते हैं। अब मैटर का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे हुआ है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है जहां पे हमने मैटर की तीन स्टेट बताई है, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन स्टेट में हमने बांट करके रखा है। और ये तीन स्टेट कैसे डिफाइन होती है? ये डिफाइन होती है दो फोर्सेस की वजह से। एक होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स और एक होती है थर्मल एनर्जी। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होती है तो सॉलिड स्टेट होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स मॉडरेट होती है तो लिक्विड स्टेट होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर एकदम कम होती है तो गैसियस स्टेट होता है। इसके अपोजिट चलती है थर्मल एनर्जी। गैसेस में थर्मल एनर्जी मैक्सिमम होती है, लिक्विड में मॉडरेट होती है, और सॉलिड में जो होती है थर्मल एनर्जी वो एकदम कम देखने को मिलती है। तो इसी बैलेंस के हिसाब से हम तीन स्टेट डिफाइन करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो केमिकली हमने मैटर को दो कैटेगरी में बांट के रखा है, कौन कौन सी, प्योर और इम्प्योर। तो जो प्योर मैटर होता है उसमें आते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड, तो जितने भी एलिमेंट है जैसे H2 हो गया, आयरन की रॉड होगी जिसमें सिर्फ आयरन आयरन है, तो ये सब कौन सी कैटेगरी में आएंगे? एलिमेंट की कैटेगरी में आएंगे। कंपाउंड को बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक। जैसे CO2 हो गया तो इसमें दो टाइप के एटम है ना, दो टाइप के एटम होने चाहिए, ठीक है ना। CO2 हो गया, NO2 हो गया, H2O हो गया, तो ये सब क्या है? ये कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। अब मिक्सचर की बात करी जाए तो मिक्सचर दो तरीके का होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसे हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। यानी कि जैसे शुगर सॉल्यूशन होता है, तो जो शुगर सॉल्यूशन होता है उसमें क्या करते हैं, हर कॉर्नर पे ग्लास में अगर शुगर सॉल्यूशन होगा उसके हर कॉर्नर की स्वीटनेस जो होगी वो इक्वल होगी। ऐसा नहीं है बॉटम पे स्वीटनेस ज्यादा और टॉप पे कम। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि होमोजीनियस में जो कंसंट्रेशन होती है वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहती है। हेट्रोजीनियस की बात करें तो हेट्रोजीनियस में कंसंट्रेशन डिफरेंट रहती है। जैसे अगर क्या करते हैं हम लोग, पेबल यानी कंकड़ भर देते हैं चावल के बीच में, तो क्या होता है, चावल के बीच में जो कंकड़ रहता है उसकी कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है, तो वो किस में आता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो अपन ने मैटर देखा, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड, गैस देखा। केमिकल क्लासिफिकेशन में देखा प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस में दो आते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। मिक्सचर को हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस इज योर सॉल्यूशन चैप्टर, जहां पे हम लोग सिंपल सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट ये सब होते हैं, और कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहती है, तभी हम लोग सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ पाते हैं, ठीक है। और हेट्रोजीनियस में हमारा एग्जांपल हो जाता है जैसे पेबल्स हो, तो ये सब क्या होती है, ये हमारी क्या कहते हैं, सिंपल हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आ जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल से अगर हमको एटम चाहिए हो तो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात कर रहे हैं CO2 की, तो CO2 क्या है? मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। और मॉलिक्यूल से अगर हमें चाहिए कितने, इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, CO2 में कितने ऑक्सीजन के एटम है, तो यहाँ पे 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा ना। तो 2 ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे। और अगर बोल दिया जाए मेरे पास 500 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तो बताओ कितने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हो गए। तो 500 को 2 से अगर डिवाइड कर दे तो 250 हमें देखने को मिलेंगे क्या, CO2 के मॉलिक्यूल। तो अगर कहीं पे रिलेशन पूछ ले मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में, तो हमें क्या करना होता है, मॉलिक्यूल से एटम जाने के लिए एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होता है, और एटम से मॉलिक्यूल जाने के लिए एटॉमिसिटी से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हो गई बात किसकी, एटॉमिसिटी की। इसके बाद अगर बात कर लिया जाए सब एटॉमिक पार्टिकल की, तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो कौन कौन होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन का अगर एक्चुअल मास पूछे, व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 रेस टू द पावर -31 केजी। केजी में कितना होता है? 9.1 इंटू 10 रेस टू द पावर -31 केजी। और अगर बात कर लेते हैं प्रोटॉन के मास की, तो प्रोटॉन का जो मास हो जाता है वो होता है 1.67 इंटू 10 रेस टू द पावर -27 केजी। ये किसका मास हो जाता है? प्रोटॉन का मास हो जाता है। तो लगभग हम लोग अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल लेकर के चलेंगे। पावर में याद रखना है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में 9.1 इंटू 10 रेस टू द पावर -31, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के केस में 1.6 इंटू 10 रेस टू द पावर -27, सेम न्यूट्रॉन के साथ भी होगा 1.6 इंटू 10 रेस टू द पावर -27। ये सब क्या
है, ये एक्चुअल मास है। कहीं रिलेटिव मास की बात कर ले कि रिलेटिव मास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास जो होता है वो होता है 1/1837, ठीक है ना, ये इसका रिलेटिव मास होता है। इसको 0 AMU के कंसीडर करते हैं क्योंकि 1 AMU इसके बराबर है, ठीक है ना। तो 1 AMU को ही हम लोग इतने टाइम्स डिवाइड कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, इसलिए हम लोग 0 AMU के बराबर मान करके चलते हैं। तो अगर रिलेटिव मास की बात करेगा तो न्यूट्रॉन का मास 1 लेकर के चलेंगे, और प्रोटॉन का मास लेकर के 1 लेकर के चलेंगे, और इलेक्ट्रॉन का मास 0 लेकर के चलेंगे। इसीलिए जब हम लोग एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। चार्ज की अगर बात कर ले तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पे होता है। और प्रोटॉन पे जो होता है वो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल माना जाता है, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन की जब हम लोग बात करते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बॉटम पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर साइड मास नंबर लिखते हैं, ठीक है। ऊपर होता है मास नंबर और नीचे होता है एटॉमिक नंबर। हमें जो होता है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बीच में रिलेशन ये देखने को मिल सकता है कि एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के बराबर हो सकता है। जैसा किसमें देखने को मिलेगा, जैसा हमें हाइड्रोजन के केस में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। एटॉमिक मास ज्यादा भी देखने को मिल सकता है एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर से ज्यादा एटॉमिक मास देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हो रहा होता है, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यही होता है कि एटॉमिक मास ज्यादा देखने को मिलता है एटॉमिक नंबर से। जैसे कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो 12 इज मोर देन 6, तो यूजुअल केस में देखने को मिलेगा। पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एटॉमिक नंबर मास नंबर से ज्यादा हो जाए। तो अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन तुमसे पूछ ले कि the atomic number of a substance is always greater than the atomic mass, तो क्या ये बात सही हो जाएगा, ये बात गलत हो जाएगा। एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमेशा एटॉमिक मास से कम होता है। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में हमें ये चीज का ध्यान देना, हमें बस ये याद रखना कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो ज्यादा या तो बराबर हो सकता है किसके, एटॉमिक नंबर के, ठीक है। और ये इक्वल वाला केस किस में देखने को मिलता है, हाइड्रोजन के केस में देखने को मिलता है, प्रोटियम के केस में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा आयोन्स की। तो जो आयंस होते हैं, अगर न्यूट्रल की केस की बात कर रहे हैं, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, किसी आयन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, फॉर एग्जांपल I2, तो I2 में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। Cl2, F2, O2, इन सब में जितने मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटॉन है। वहीं अगर कैटायंस की बात कर लेंगे तो कैटायंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो क्या हो जाता है, कैटायंस में हम किसको बोल रहे होते हैं, कैटायंस होते हैं जिसके ऊपर C के ऊपर अगर पॉजिटिव कर देंगे तो ये कैटायंस हो जाएंगे, कोई भी एटम के ऊपर पॉजिटिव। तो इसमें होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर कभी कैलकुलेट करने को बोल दे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में से जो भी चार्ज इसके ऊपर दिया गया है, जैसे यहाँ +1 दिया गया है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में से 1 घटा देना है, तो उस तरीके से हमें कैटायन के ऊपर चार्ज मिल जाएगा। एनायंस की अगर हम लोग बात कर ले तो एनायंस में कैसे पता चलेगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हमें बस क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऐड कर देना है। जैसे SO4 2 माइनस है, तो यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये 2 माइनस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो एनायंस के केस में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो एनायंस के केस में हमको ऐड करना पड़ेंगे। अब इसके बाद टर्म्स आ जाते हैं आइसो टर्म्स। तो सबसे पहले आता है आइसोटोप। टोप, टोप का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हो गए, इसके में P आ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर गोइंग टू बी सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है मतलब एटॉमिक नंबर जो होगा वो भी सेम होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर क्या देखने को मिलेगा, इक्वल देखने को मिलेगा। जैसे कि इस केस में बॉटम पे हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं, तो तीनों केस में हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। क्या वेरी कर रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन में विच इज प्रोटियम, उसके अंदर 0 न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं। और अगर ड्यूटेरियम की बात करें तो 1 न्यूट्रॉन, और ट्राइटियम की बात करें तो 2 न्यूट्रॉन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आइसो बार, बार का मतलब भार, भार का मतलब मास, तो जिसका मास नंबर सेम होता है या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम होते हैं, विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, यानी मास नंबर जिसका इक्वल होता है उसे हम लोग आइसो बार बोलते हैं। जैसे कार्बन 14, ये कार्बन का एक आइसोटोप है, और नाइट्रोजन 14, तो दोनों का क्या है, मास सेम है, तो मास इक्वल होने की वजह से ये आइसो बार्स कहलाएंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो होती है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए तो उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। आइसो ईस्टर्स क्या होते हैं, आइसो ईस्टर वो होते हैं जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बराबर हो ही हो, साथ में एटॉमिसिटी भी क्या हो, बराबर हो। जैसे यहाँ पे देखिए NO2 और CO2,
तो NO2 और CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल आते हैं, दोनों में 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दोनों में एटॉमिसिटी जो है वो बराबर हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एटम 2+1 3 देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी 2+1 3 देखने को मिलेगा। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या है, दोनों ही केसेस में इक्वल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद टर्म्स आता है आइसोडायफर्स। तो आइसोडायफर्स वो होते हैं जिसमें डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इक्वल देखने को मिलता है, जिसमें डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इक्वल देखने को मिलेगा, उससे आइसोडायफर्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी इतनी क्वांटिटीज हो गई। अब इसके बाद थोड़ा सा आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि चैप्टर कट गया है, लेकिन इसका यूज पूरी की पूरी केमिस्ट्री में होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है ना। स्टेट्स ऑफ मैटर हट गया है, तो वहां से है ये थोड़ा सा रिलेशन, और यहाँ पे भी मोल कंसेप्ट में भी कभी कभी इस जब प्रॉब्लम थोड़ी सी ट्रिकी होगी तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता होनी चाहिए। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस इक्वेशन, जहां पी प्रेशर को डिनोट कर रहा होता है, वी वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होता है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, और टी टेम्परेचर होता है, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है वो एब्सोल्यूट केल्विन में होता है, ठीक है ना, केल्विन में टेम्परेचर रखा जाता है। आर की यूनिट डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में आर की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होती है, ठीक है ना। तो आर की यूनिट सिस्टम के हिसाब से रखी जाएगी। जैसे अगर हम लोग बात कर ले लीटर एटीएम में, अगर लीटर एटीएम में बात कर रहे हैं तो 0.082 लीटर एटीएम हो जाएगा, यानी लीटर वीटर दिया हो तो 0.082 का इस्तेमाल करना है। अगर एनर्जी में बात कर रहे हो विच इज जूल, तो 8.314 ये जूल में इस्तेमाल करेंगे, जो कि थर्मोडाइनिक्स वाला जब चैप्टर होता है ना, वहां आर की यूनिट चलती है, और आर की एक यूनिट कैलोरी में होती है, जिसको 2 कैलोरी बोलते हैं, ठीक है। तो आर की ये 3 यूनिट हमें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रेशर हम लोग 1 एटीएम में रखते हैं प्रेशर, तो इसमें कन्वर्जन पता होना चाहिए। 1 एटीएम जो होता है वो 760 टॉर के बराबर होता है, 760 mm ऑफ एचजी के बराबर होता है, 1.013 बार के बराबर होता है, और 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, या इसी पास्कल को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, हम फिजिक्स में देख चुके हैं, ठीक है ना। अब अगर इस नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग रिप्लेस करते गिवन मास अपॉन मोलर मास, और इस मोलर मास से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मोलर मास को इधर लेके चले जाते हैं और वॉल्यूम को इधर लेके चले आते हैं। तो यहाँ पे नीचे वॉल्यूम आ जाएगा, तो वेट अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाती है। तो यहाँ से हमें मॉडिफाइड फॉर्मूला देखने को मिलेगा आइडियल गैस इक्वेशन का, विच इज पीएम इक्वल टू डी आर टी। तो यहाँ से एक मॉडिफाइड फॉर्मूला देखने को मिलता है, पीएम इक्वल टू डी आर टी, जहां ये प्रेशर होता है, ये मोलर मास होता है, क्या होता है, मोलर मास, और ये डेंसिटी ऑफ गैस होती है, और टी टेम्परेचर होता है। अगर किसी गैस की बात कर लेते हैं जिसका मोलर मास फिक्स है, तो वहां पे जो डेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, प्रेशर के। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो डेंसिटी जो होगी डायरेक्टली प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगी, और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यदि मास सेम है तो मास सेम है तो उसको हटा देंगे इक्वेशन से। मैंने बताया था कि जब कभी भी ऐसे कांस्टेंट वाली कोई चीज आए तो उसको काट दिया करा करो, और ये भी कांस्टेंट होता है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, फिर रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो डेंसिटी प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि टेम्परेचर और प्रेशर तुमको गिवन हो या फिर फिक्स हो, तो उस केस में डेंसिटी जो होती है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब मैंने बोला था जो क्वांटिटीज फिक्स हैं उनको काट दिया करा करो, तो यहाँ पे बोल रहा है प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो। इसके बाद कई कई बार हमें एक टर्म देखने को मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी। क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी सब्सटेंस को हाइड्रोजन की डेंसिटी के साथ नापा जाता है, यानी उससे कंपेयर किया जाता है कि हाइड्रोजन की डेंसिटी से ये जो गैस हमने खोजी है वो कितनी भारी है। तो अगर पूछा जाए वेपर डेंसिटी का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। और यही इसी को जब हम लोग डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम पुट करते हैं तो हमें एक फर्दर रिलेशन देखने को मिलता है, जो कि हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ये मोस्टली क्वेश्चन में यूज करेंगे, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। बाकी वेपर डेंसिटी होती है मोलर मास का आधा। तो जो भी गैस का मोलर मास होगा उसका आधा कर देंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, वेपर डेंसिटी देखने को मिलेगा। तो वेपर डेंसिटी इज मोलर मास का आधा, वेपर डेंसिटी इज मोलर मास का आधा, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखने को मिलता है गैस के लॉ। गैस के लॉ होते हैं हमारे 3 लॉ, हमको पता होना चाहिए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे लुसैक लॉ। तो इसे हमने एक कहानी से याद किया था कि कोई एक बच्चा है, ये गांव का एक बच्चा है, और ये क्या करता है, ये इसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, गांव का बच्चा है, क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, और ये क्या करता है, कैप पहन के रखता है। तो इसकी ट्रिक क्या थी, बैट, क्योंकि इसके पास बैट है, कैप, ये कैप पहनता है, और गांव,
बैट कैप गांव, ठीक है ना। तो बैट में याद रखना है बी बॉयल्स लॉ होता है, और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? वॉल्यूम का। तो यहां से P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हम लोग लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। और यहाँ से जो ग्राफ बनता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। इस ग्राफ को हम लोग आइसोथर्मल भी बोलते हैं। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल हो जाएगा। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट के लिए आइसोबेरिक हो जाएगा। गे लुसेक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे अगर कभी ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कहां से आ रहा है, तो मैंने तुम्हें वो वाला जुगाड़ तो बताया है ना। जुगाड़ क्या था हमारा? आइडियल गैस इक्वेशन बस तुमको याद रखनी है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। मान लो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो कांस्टेंट होता है उसको काट दो, कांस्टेंट वाले को काट दो, नंबर ऑफ मोल्स तीनों केस में कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो यहां से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मिल गया ना, तो कांस्टेंट वाले को काट दिया करा करो, तुम्हें रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग वो निकाल सकते हैं रिलेशन। तो यहां से रिलेशन आएगा V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। गे लुसेक लॉ में क्या हो जाता है? गे लुसेक लॉ में हमें प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो वॉल्यूम को काट दोगे, वॉल्यूम को काट दोगे तो क्या बचेगा? प्रेशर बचेगा और टेम्परेचर बचेगा, क्योंकि एन और आर तो कांस्टेंट होते ही है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2, ये रिलेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ दोनों ग्राफ जो होता है वो ओरिजिन से थोड़ा ऊपर चल के स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि ओरिजिन पे 0 केल्विन होता है, और अभी तक हम लोग 0 केल्विन पे रीच नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं रीच कर पाए हैं? क्योंकि वहां पे जाने पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करना बंद हो जाते हैं, इस वजह से उस टेम्परेचर पे जाना ही इम्पॉसिबल है। हम लोग -273 तक गए हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे -273 केल्विन ये सब हम लोग लिखते हैं ना, तो वैसे ही 0 केल्विन पे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। 0 केल्विन पे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो माइनस का 273 तो और ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना है 0 केल्विन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये जो ग्राफ होंगे, चाहे चार्ल्स लॉ का हो, गे लुसेक का लॉ हो, ये ओरिजिन से ना होकर के ओरिजिन से ऊपर स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल होता है रीच करना, ठीक, ये वाला पॉइंट। अब इसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ग्राम कॉन्सेप्ट होता है, इसे हम लोग बाद में देखेंगे कि कई कई बार ग्राम ग्राम लिखा होता है, या फिर हम लोग प्रीफिक्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2। तो यहाँ पे 5 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब ये हो गया, अगर प्रीफिक्स जैसा यूज होगा ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसको बोलेंगे 5 मोल, ठीक है ना। तो 5 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया? 5 मोल। यहाँ 5 ग्राम नहीं होगा, अगर प्रीफिक्स में इस्तेमाल करेंगे ग्राम मॉलिक्यूल्स ऐसे लिखा होगा तो इसका मतलब होता है मोल्स, ठीक है। अब आ जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे। तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे बेसिक जो हम लोग देखते हैं वो होता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास में क्या हो रहा होता है? एटॉमिक मास में जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो ये होता है मास ऑफ सिंगल एटम। एक एटम के मास को हम लोग एटॉमिक मास बोल रहे होते हैं, जिसे एएमयू या फिर यू से डिनोट करते हैं। अगर डिफिनीशन पूछ लेगा इसकी तो डिफिनीशन बोल देना 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है? C12 होता है, तो उसका 1/12, तो 1/12 पार्ट ऑफ C12 इज 1 AMU, इसे हम लोग बोलते हैं 1 AMU के बराबर, ठीक है ना। 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। कभी कभी तुमसे क्वेश्चन में एक्चुअल मास पूछ लेगा, तो अगर कभी एक्चुअल मास पूछ लेना तो तुम जो भी उसका एटॉमिक नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देना प्रोटॉन के मास के साथ। मतलब जैसे मान लो तुमसे बोल दिया कि ऑक्सीजन एटम का एक्चुअल मास बताइए, यहाँ पे ऑक्सीजन के एक एटम का मास हमें एक्चुअल बताइए कितना होगा। तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? तो ऑक्सीजन का मास मुझे पता है 16 होता है, पर वो तो ग्राम में होता है, हमें किस में चाहिए? एएमयू में चाहिए। अब इसको चाहे 16 एएमयू लिख दो। अब ऑप्शन में तुमको एएमयू में आंसर नहीं दिया होगा, वहां पावर में दे करके दिया होगा 10⁻⁻, माइनस ये माइनस वो। अगर तुमको ऐसे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि 1 एएमयू का वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे तुम्हें प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर केजी में पूछ रहा है तो, और अगर ग्राम में पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या करोगे? -24 कर दोगे, तो -24 ग्राम। यूजुअली ग्राम में ही पूछेगा, किलोग्राम में तो एक एटम का मास पूछेगा नहीं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। 2.56 के करीब इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसके आसपास देखने को मिल जाएगा। तो खैर यहाँ पे था कि कभी अगर तुमसे एक्चुअल मास पूछ ले तो तुम क्या करना? एटॉमिक मास में इतना मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको ऑप्शन से देखना, अगर तुम्हारा एएमयू में पूछा है
तो बस क्या करना, जैसे जो भी मास है उसके आगे एएमयू लगा देना, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीजन का होता है तुम्हारा 16, नाइट्रोजन का होता है 14 एएमयू, कार्बन का हो जाएगा 12 एएमयू। लेकिन अगर एक्चुअल मास वहां ऑप्शन में तुमको पावर में दिख रहा है तो मल्टीप्लाई कर देना 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से, ठीक है ना। तो एक एएमयू कितना हो जाता है, 1 एएमयू इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास की बात कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास, इसके नाम में क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस, जितने एटॉमिक मास है उनका सम कर दीजिए। जैसे यहाँ पे H2O था, तो अगर बात करें किसकी, H2O की, तो यहाँ हाइड्रोजन का मास कर लीजिए। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 18। तो इसको जोड़ देंगे तो हमें ऑक्सीजन का मास, सॉरी, ये हमें देखने को मिलेगा 16, ठीक है ना। ऑक्सीजन का मास हमें 16 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको जब जोड़ देंगे तो ये 18। अब चूंकि मॉलिक्यूलर मास है इसलिए एमयू ही रखेंगे। मोलर मास होता तब हम लोग यहाँ पे ग्राम रखते। मॉलिक्यूलर मास है ना, मॉलिक्यूल यानी एक मॉलिक्यूल का मास, तो एक एटम का मास हो, एक मॉलिक्यूल का मास हो, इन दोनों के लिए जो सफिक्स यूज किया जाएगा वो एमयू ही यूज किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन बहुत बार हमें काम आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। हमें हमारा रिलेशन क्या कहता है, हमारा रिलेशन ये कहता है कि जो x ग्राम है, इस x ग्राम को अगर कोई दिया हुआ है और इसको हमको किस में बदलना है, एएमयू में बदलना है। अगर x ग्राम को एएमयू में बदलना है तो हम क्या कर सकते हैं, रुकिए इसको थोड़ा क्लियर कर दूं तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो कभी भी x ग्राम को अगर हमें किस में बदलना होगा, एएमयू में बदलना होगा, तो हम क्या किसका सहारा लेंगे, इस कन्वर्जन फैक्टर का सहारा लेंगे और इस कन्वर्जन फैक्टर से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हमको दिया हुआ है कि मान के चलिए दिया गया है 3.2 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब मुझे बताइए एएमयू में कितना होगा, ठीक है ना। एएमयू में कितना होगा, अब इसको कन्वर्जन पूछ लिया तो हमें क्या करना है, जब कभी भी ग्राम से किस में पूछे, एएमयू में पूछे, तो क्या करना होता है, इसको जो भी वैल्यू दी हो x, इसको डिवाइड कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻24 से। तो जैसे ये वैल्यू दी हुई थी ग्राम में, इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3.2 इंटू 10⁻⁻24, इसको 24 कर लीजिए अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻24, तो ये कट जाएगा, 16 टू 32, यहाँ आ जाएगा 2 एएमयू, ठीक है। सिमिलरली अगर मास हमें एएमयू में दे दे और ग्राम में पूछ ले तो क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। और यहाँ देखिए हम लोग जब क्या कहते हैं एएमयू में दिया होता था और ग्राम में पूछता था तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ मल्टीप्लाई करते थे ना। ये उसी रिलेशन से आया, बट हमें ये वाला याद रखना है कि अगर x ग्राम दिया है उसमें एएमयू चाहिए तो हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 से, ठीक है ना। इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं मोल। मोल को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको फंडामेंटल यूनिट बोला जाता है। मोल को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। तो 6.022 इंटू 10⁻⁻ एनीथिंग, कोई भी चीज 6.022 इंटू 10⁻20 थिंग हो जाएगी, 23 हो जाएगी, उसे हम लोग बोलेंगे 1 मोल के बराबर है। एन अमाउंट ऑफ एनीथिंग, तो बार बार इतना लंबा नंबर ना बोल करके 6.022 इंटू 10⁻23 हम क्या बोलेंगे, एन, क्या बोलेंगे, एन अमाउंट। अब जैसे 12 एएमयू था, 12 एएमयू, एएमयू प्रीफिक्स के लिए लगता था, जहां पे भी एएमयू लग जाए एज अ सफिक्स, बाद में एज अ सफिक्स अगर लग जाए कहीं पे तो उसका मतलब होता है एक के लिए। तो 12 एएमयू यानी मास ऑफ एक कार्बन एटम, 12 ग्राम का मतलब हो गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो ग्राम अगर सफिक्स लगा हुआ है तो 1 मोल की बात होगा, और एएमयू सफिक्स लगा हुआ है तो एक एटम का बात होगा, ठीक है ना। ग्राम, कभी कभी ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल देता है, ठीक, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये कुछ नहीं होता है, ये हमारा डायरेक्ट होता है मोलर मास। तो जो हम लोग मोलर मास बोल रहे होते हैं ना, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, वही अगर मास को हम लोग ग्राम में दिखाते हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलर मास बोल देते हैं। अगर एटम के लिए है तो ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल के लिए है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ मोल्स की बात करते हैं कि मोल्स निकालते कैसे हैं। तो अगर बात कर लेगा डिटर्मिनेशन ऑफ मोल्स की, तो मोल्स निकालते हैं, पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकालने का होता है वॉशिंग मशीन, विच इज W/m, W/m गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, गिवन वेट
जो भी क्वेश्चन में गिवन वेट होगा उसको मोलर वेट से डिवाइड कर दो तो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने को आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन है, नंबर ऑफ एंटिटीज मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और तुमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिया जाए, तो नाना लगा देंगे एन अपॉन एन ए। एन अपॉन एन ए, एन क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अपॉन एन ए क्या है एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूले जो है वो किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन जो तीसरा फॉर्मूला होता है ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर गैसेस। ये क्या है, ओनली फॉर गैसेस। और कौन सी गैस के लिए, जो गैस एसटीपी पे है। अगर गैस एसटीपी पे नहीं है तब कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तब जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी वो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी से सॉल्व करना। ठीक है ना। अगर एसटीपी कंडीशन नहीं है तब पीवी इक्वल टू एनआरटी से सॉल्व कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे तुम्हें इसी में मिलेगा, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर हो जाता है 1 एटीएम। तो ये हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाती है और इस पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पूछेगा तो V अपॉन वीएम लगाते हैं। V अपॉन वीएम, वीएम क्या होता है, मोलर वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। और अगर ml में पूछ ले तो 22400 ml, ये ml में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो हमें देखना है कि वॉल्यूम ml में दिया है या लीटर में दिया है, तो V अपॉन वीएम लगा सकते हैं। तो तीन फॉर्मूले मोल्स के मिले। पहला फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला हमें देखने को मिला था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, वेट अपॉन मोलर वेट। फिर हमें देखने को मिला एन अपॉन एन ए। फिर लास्ट में क्या देखने को मिला, वी अपॉन वीएम। एक यूनिट कन्वर्जन हमको पता होना चाहिए, वो यूनिट कन्वर्जन क्या है, वो यूनिट कन्वर्जन हमें यहां से देखने को मिलता है कि 1 मीटर क्यूब कितना होता है 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब और 10⁻3 डेसीमीटर क्यूब। चाहे 10⁻3 डेसीमीटर क्यूब बोले, चाहे 10⁻3 लीटर बोले, तो डेसीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। ठीक है ना। तो 1 मीटर क्यूब किसके बराबर हो जाता है, 1 मीटर क्यूब होता है 10⁻3 लीटर के बराबर और 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर या 10⁻6 ml या सीसी के बराबर होता है। ठीक है। ये यूनिट कन्वर्जन याद होना चाहिए, कभी ना कभी काम आ जाता है ये। ठीक है। अब इसके बाद कई कई बार तुम्हें होगा ना, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन दे करके बोलेगा आइडेंटिफाइड द गैस। तुम्हें बोल देगा कौन सी गैस है, मोलर मास तुम्हें निकालना है, बस उसमें तुम्हें इंफॉर्मेशन दे देगा और तुम्हें पूछेगा कि ये गैस कौन सी है। तो तुम क्या करना, उस क्वेश्चन में मोलर मास निकाल देना। ठीक है ना। तो अगर मोलर मास निकाल दोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, वो गैस पता चल जाएगी। मान लो मैंने मोलर मास निकाला, मेरा मोलर मास कैलकुलेट करने पे आया 44। ठीक है ना। 44 आया, इसका मतलब जो गैस रही होगी उसका कितना मास होगा 44, और मुझे पता है 44 किसका होता है, CO2 का होता है। तो CO2 का मोलर मास 44 होता है, तो गैस कौन सी रही होगी, CO2 रही होगी। तो अगर क्वेश्चन में बोलता है कि आइडेंटिफाई द गैस, तो तुम क्या कर देना, आइडेंटिफाई द गैस में मोलर मास निकालने का कोशिश करना। मोलर मास निकल जाएगा तो तुम्हारी गैस आइडेंटिफाई हो जाएगी। ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी याद होनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। अगर ग्राम और ml में दिया हुआ है तो 1 रखोगे, केजी में रखना है तो भी रखोगे 1 kg अपॉन लीटर, 1 kg अपॉन लीटर। लेकिन अगर मीटर क्यूब में रखना है तो रखोगे 1000 kg अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है ना। तो 1 ग्राम पर ml, 1 kg पर लीटर, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी ऑफ वाटर कहलाती है। ठीक है ना। अब कई कई बार पूछेगा कि तुम्हें 4 स्पीसीज दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सी स्पीसीज के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने में स्टेप्स ज्यादा आएंगे। तुम क्या करना, सबका क्या निकाल देना, मोल। तो जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। तो बोलेगा आउट ऑफ दिस विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 ग्राम ऑफ समथिंग एल्स। तो तुम क्या करना, 1 ग्राम सबका दिया हुआ है। ठीक है ना। तो तुम क्या करना, उसमें देखना सबके मोल्स निकाल करके, जिसका मोल्स ज्यादा होगा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब कई कई बार प्रॉब्लम आती है, सेम मास दिया होता है और सेम नेचर दिया होता है। जैसे कि तुमसे बोल देगा 1 ग्राम ऑफ CO2, 1 ग्राम ऑफ SO2। ठीक है। 1 ग्राम ऑफ CO2, 1 ग्राम ऑफ SO2, 1 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, सारे के सारे कैसे थे, मॉलिक्यूल थे, और सबका मोलर मास क्या है, सेम। बोलेगा विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पूछ ले तुमसे। तो उस केस में क्या करना है, तुम्हें देखना है क्या सबका मास सेम है, हाँ सबका मास सेम है। क्या सबका नेचर सेम है, हाँ सबका नेचर सेम है। सभी के सभी कैसे हैं, मॉलिक्यूल्स है। तो यहां से तुम्हें ये रिलेशन याद रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसके पास होंगे जिसका मोलर मास कम होगा। तो जिसका मोलर मास कम, उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ वाटर का 18 होता है मास,
SO2 का हमारा 64 के आसपास हो जाएगा और CO2 का 44 के पास हो जाएगा। तो जिसका मोलर मास कम होगा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो तुम्हें बस कंडीशन चेक करनी होती है कि मास सेम होना चाहिए और नेचर सेम होना चाहिए, तब ये रिलेशन लगा सकते हो, विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ठीक है। अब इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो होता है नंबर ऑफ एटम्स निकालने का, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो कभी नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले मॉलिक्यूल्स के अंदर तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं x प्लस वाई इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x प्लस वाई इंटू Na। तो यहां से हमें नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कभी पूछे, क्या पूछे, टोटल नंबर ऑफ एटम। तो जो सबस्क्रिप्ट में दिया होता है, जैसे H2O दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2 और y की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो यहाँ पे x ये करोगे 2 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना रखोगे 2 प्लस 1, H2O के लिए 2 प्लस 1 रखोगे। फिर नंबर ऑफ मोल्स दिया होगा, ठीक है ना, जैसे तुमसे क्वेश्चन में बोल दिया कि 5 मोल ऑफ H2O कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, मोल्स में डालोगे 5, यहां डालोगे कितना, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और Na से मल्टीप्लाई कर देना। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा x प्लस वाई इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। अगर तुमसे पूछ लिया कि इसी H2O में 5 मोल ऑफ H2O में मुझे बताओ कितने हाइड्रोजन के एटम है, तो अगर सिर्फ एक का पूछ लिया हाइड्रोजन के एटम, तो जो हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट है उसको लिखना इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। तो इस तरीके से आ जाएगा। अगर ऑक्सीजन का पूछता तो ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। इसको हमारे सर ने क्या पढ़ा था, एन नाना करके, एन स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन इंटू एन ए से पढ़ाया था ना सर ने, ए एन एन ए क्या होता है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी वही होता है, जैसे H2O की एटॉमिसिटी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे 3, तो ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स है, जैसे 5 मोल दिया हुआ तो यहाँ 5 इंटू Na, तो यहां से भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं, ए एन Na करके हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स आएगा। अगर कभी हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स निकालने को बोल दे, क्या पूछ दे, फंडामेंटल पार्टिकल्स निकालने को बोल दे, ठीक, तो फंडामेंटल पार्टिकल निकालने को बोलेगा तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पूछ सकता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछ सकता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछ सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ सकता है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ हमें देखने को मिलता है। और इन दोनों का सम किसके बराबर आ जाता है, इन दोनों का सम एटॉमिक मास के बराबर होता है। और अगर बात कर लेते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर की, तो ये एटॉमिक नंबर के बराबर भी देखने को मिलता है कई बार, ठीक है ना, नॉट ऑलवेज बट कई बार हमें ये रिलेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। पर न्यूट्रल स्पीसीज के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर स्पीसीज कैसी है, न्यूट्रल, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है ना। ठीक है। अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमसे पूछ ले, क्वेश्चन में पूछ ले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है सिग्मा ZI इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। तो सिग्मा ZI इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ ले तो सिग्मा ZI इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। अब इलेक्ट्रॉन में याद रखना कि यहाँ पे जैसे सिग्मा ZI कर रहे हो ना, और अगर कैटायनिक स्पीसीज होगी तो घटा देना, सिग्मा ZI करने के बाद ये जो सॉल्यूशन आएगा उसमें अगर मान लो जो भी तुम्हारा चार्ज दिया हुआ है, जैसे N3 प्लस है, ठीक है ना, तो N3 प्लस है तो यहाँ पे 3 घटा देना, और वहीं पे N3 माइनस है तो 3 ऐड कर देना, ठीक है ना। तो ये कर सकते हैं हम लोग अगर कैटायन और एनायन की बात होगी, तो सिग्मा ZI इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। और प्रोटॉन की बात करेंगे तो सिग्मा ZI और उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, ठीक है ना। तो ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है वहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से हम लोग निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से हम लोग ये निकालते हैं कि यहाँ पे A माइनस जेड आता है, क्या आता है, A माइनस जेड आता है, ठीक है ना। तो A माइनस जेड में हम लोग क्या करते हैं, XI से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे
A माइनस जेड आई इंटू एक्स आई इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन ए, ये हमें सॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में क्या हो जाएगा, सिग्मा A माइनस जेड विच इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के, जैसे मान लो H2O दे दिया, तो तुम सबसे पहले A और Z लिख लिया करो कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 1, और इसका Z कितना होगा, ठीक है ना, मास नंबर वो भी 1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहले वो लिख लिया करो, फिर A माइनस जेड, फिर जितने टाइम्स है, जैसे यहाँ पे Z इसकी एटॉमिसिटी 2 रखोगे और ऑक्सीजन के लिए एटॉमिसिटी 1 रखोगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, तो ये आ जाता है क्या, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब चार्ज की बात कर ले कि बता दो चार्ज कितना होता है, तो चार्ज ऑन एन आयन आता है n इंटू ये n जो चार्ज है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे प्लस का चार्ज होगा प्लस का लिख देना, माइनस का है तो माइनस लिख देना, इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, तो हम लोग करेंगे ही, साथ में 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
अब डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमसे पूछ लेगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमें क्या करना है, अगर मान लो पूछ लिया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था कि N3 माइनस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, तो तुम्हें क्या करना है, ओरिजिनल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेने कि नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ठीक है। अब यहाँ 3 माइनस था, तो 3 माइनस था तो 5 में 3 और जोड़ दो, तो 5 3 8 हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय जो भी नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं इनटू Na, तो यहां से तुम्हारे पास वो आ जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां से क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं स्टोइशियोमेट्रिक के क्वेश्चन। ज्यादातर क्वेश्चन स्टोइशियोमेट्रिक से ही देखने को मिलते हैं। तो अगर कहीं पे स्टोइशियोमेट्री से आ जाएगा तो स्टोइशियोमेट्री से हमें कैसे पता चलेगा, स्टोइशियोमेट्री से हमें ये पता चलेगा कि जैसे ये हमारे स्टोइशियोमेट्री दिया हुआ है, ठीक है ना, स्मॉल ए इंटू कैपिटल बी इंटू बी, ठीक है ना। ये हमारी एक रिएक्शन थी, स्मॉल ए कैपिटल ए गिव्स स्मॉल बी कैपिटल बी, ठीक है। ये हमें एक रिएक्शन दी हुई थी। तो अगर ए का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताना हो तो ए का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, ए का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल ए है और बी का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल बी है। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए का कितना है, स्मॉल ए, और बी का कितना है, स्मॉल बी। ए क्या है, रिएक्टेंट है, बी क्या है, प्रोडक्ट है। तो कभी भी इसका स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा तुम्हारा, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम देख चुके हैं, 3 फॉर्मूले हैं, वॉशिंग मशीन विच इज गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, दूसरा एन अपॉन एन ए यानी नंबर ऑफ एंटिटी अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और तीसरा है वी अपॉन वीएम वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4। ये किसके लिए होता है, गैसेस के लिए होता है, एट एसटीपी 273 केल्विन एंड 1 एटीएम प्रेशर पे, ठीक है ना। 273 केल्विन और 1 एटीएम प्रेशर पे हमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम लोग स्टोइशियोमेट्री लगाएंगे, जैसे ए और बी के बीच में हमको रिलेशन चाहिए, तो ए और बी के बीच में स्टोइशियोमेट्री लगाते हैं, यानी ए का एन अपॉन एस सी बराबर कर दो किसके, बी के एन अपॉन एस सी से। तो ए का एन अपॉन एस सी बी के एन अपॉन एस सी से बराबर कर लोगे और जो चीज चाहिए होगी वो चीज तुम्हारी कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। एस सी क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ए का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था, स्मॉल ए था, बी का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या था, स्मॉल बी था, ठीक है ना। और स्टोइशियोमेट्री हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे लगा दिए हैं, जैसे कि ये नहीं कि CH4 का कंबक्शन करा रहे हो और यहाँ O2 गिव्स CO2 और H2O कर दिया। अब इसको बैलेंस करना है, पहले पहले यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो ये बैलेंस होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये बैलेंस होगा, अब लगाओगे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाने के लिए रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है ना। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यदि हाइड्रोकार्बन की बात करेगा तो हाइड्रोकार्बन की कंबशन की रिएक्शन क्या होती है, CXHY x प्लस y बाई 4 O2 गिव्स x CO2 और y बाई 2 H2O। ये हमारी हाइड्रोकार्बन की कंबशन की रिएक्शन है। तो मान लो कभी बोल दिया कि मीथेन की कंबशन करा रहे हैं हम लोग और बताओ कितने मोल वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे मीथेन की कंबशन की रिएक्शन पता होनी चाहिए, CH4 2O2 गिव्स CO2 और 2H2O, ठीक है ना। कई कई बार हमें ना वॉल्यूम की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे वॉल्यूम दे देगा। तो जैसे बोल दिया इसका 25 ml ऑफ CH4 गिव्स हाउ मच ml ऑफ ये H2O, इसमें बताओ। तो क्या करना है, इसको डायरेक्टली किसके जैसे कंसीडर कर लेना, नंबर ऑफ मोल्स, यानी 25 मोल से हमें ये पता लगाना रहेगा। तो इसका n अपॉन एस सी इसके बराबर कर दोगे, तो n अपॉन एस सी की जगह अब हम लोग क्या लगा रहे हैं, v अपॉन एस सी इक्वल टू वी अपॉन एस सी। तो कभी नंबर ऑफ मोल्स की जगह अगर वॉल्यूम दिया हुआ तो वॉल्यूम को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, वॉल्यूम्स को हम लोग ट्रीट करते हैं एज अ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स की जगह हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब
स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर रिएक्शन में लगानी है तो रिएक्शन पता भी तो होनी चाहिए। अगर रिएक्शन ही नहीं पता रहेगी तो कैसे काम चलेगा। तो पहली एक रिएक्शन तो हमको ये मीथेन की कंबशन की याद होनी चाहिए। CH4 गिव्स 2O2 प्लस CO2, CH4 प्लस 2O2 गिव्स 2CO2 NH2O। ठीक है ना, मतलब अपने हिसाब से देख लेना, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, अब अगर हमें वाटर के फॉर्मेशन पे लगानी तो वाटर का फॉर्मेशन पता होना चाहिए। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अगर N2 के साथ बात करेंगे तो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये हमें देखने को मिलेगा, N2 प्लस 2H2 गिव्स 2NH3। और KClO3 की अगर बात करेंगे तो KClO3 को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये किस में टूट जाता है, 2KCl प्लस 3O2 में। तो जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये अमोनिया के फॉर्मेशन वाली है। ये रिएक्शन तो याद ही होना चाहिए, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, वाटर की रिएक्शन 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। फिर ये KClO3 वाली रिएक्शन 2KClO3 गिव्स 2KCl प्लस 3O2। ठीक है ना, 2KClO3 गिव्स 2KCl प्लस 3O2। ठीक है, तो ये याद रखना। अब इसके बाद जो सेकंड ग्रुप के कार्बोनेट होते हैं, जो भी कार्बोनेट है, तो सेकंड ग्रुप में कौन कौन आ जाता है। सेकंड ग्रुप में हमें देखने को मिलते हैं लिथियम। ये सेकंड ग्रुप की बात करें ना तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर। तो ये वाले जो ग्रुप है इनको हम लोग सेकंड ग्रुप, और इनके साथ कार्बोनेट जोड़ोगे तो इनके पास +2 होता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो इनपे जो चार्ज आता है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 का आता है। इसीलिए जब कार्बोनेट के साथ, और कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2 माइनस, तो इस पे +2 इसमें -2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट जुड़ते हैं, यानी BeCO3 जुड़ेगा, MgCO3 जुड़ेगा, यानी डायरेक्ट बस इसके साथ CO3 चिपकाते चले जाओ, BeCO3, MgCO3, CaCO3। तो जो भी हमारे मेटल कार्बोनेट है इनको जब गर्म किया जाता है तो ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो जब भी इसके कार्बोनेट को गर्म करोगे ना तो फुस सी आवाज आएगी, क्यों, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीव करेगी। तो MCO3 को जब हम लोग हीट करेंगे तो MO प्लस CO2 गैस में ये ब्रेक हो जाएगा, MO प्लस CO2 गैस में। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन तो एकदम ऐसे कंठस्थ होनी चाहिए। तो ये वाली रिएक्शन N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, और 2KClO3 गिव्स 2KCl प्लस 3O2। और कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो ये हमारा लाइमस्टोन को गर्म करते हैं तो क्विक लाइम बनता है। क्विक लाइम CaO होता है और ये CO2 होता है। इसका मास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CaCO3 का मास जो होता है वो 100 ग्राम्स होता है। तो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा इजी हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, कि कैलकुलेशन कर रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट का मास नहीं दिया होगा तो तुम या तो कैलकुलेट करके निकालो, एक बच्चा होगा पूरा कैलकुलेट करेगा। और चूंकि ये आसान है इसीलिए एग्जामिनर इसको देता है, तो 100 ग्राम इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो CaCO3 का कितना हो जाएगा तुम्हारा, 100 ग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे, इसके बाद हम लोग देख रहे थे स्टोइशियोमेट्री ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन। ये थोड़ा सा अभी नया नया ऐड हुआ है, मतलब हमारे सर तो, ज्ञानेश सर तो पहले से ही पढ़ाते थे, पर ये क्या है कि ये थोड़ा सा अभी अब की बार थोड़ा सा इस पे फोकस किया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई कई बार ना तुमसे ए और सी के बीच में रिएक्शन पूछ लेगा। तो पहले बोलेगा ए गोज टू बी एंड बी गोज टू सी, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच में रिलेशन पूछ लेगा। तो इसे हमें कैसे स्टेप्स में करना है, सबसे पहले क्या करना होता है, रिएक्शन को जोड़ना होता है। पर रिएक्शन को हम लोग डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, मतलब रिएक्शन को जोड़ना तो है पर हम चाहते हैं कि ये और ये कट जाए, ये और ये कट जाए। तो हम क्या करेंगे कि दोनों को एक सूटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पे ये 2 ना होकर के यहाँ पे मान लो होता तुम्हारा, यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 3 होता, तो मुझे इन दोनों को कैंसिल करना है। जो कॉमन एटम है, कॉमन एटम को कैंसिल किया जाता है। तो दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इसमें देखो कॉमन क्या है, तो कॉमन बी है, तो बी को कैंसिल करना है हमको। बी को कैसे कैंसिल करेंगे, एक कॉमन मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दे। तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 8 इंटू 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों जो रहेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। तो हमें रिलेशन क्या देखने को मिला, 3a गिव्स 8 2 जा 16c। अब यहाँ पे n अपॉन sc लगा सकते हैं, यानी Na अपॉन 3 इज इक्वल टू nc अपॉन 16। तो यहाँ से
रिएक्शन देखने को मिल जाएगा, यानी हम लोग यहाँ से अपनी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो जब कभी भी मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी तो वहां पे ये कंसेप्ट लगाया जा सकता है। मल्टी स्टेप रिएक्शन में मल्टी स्टेप रिएक्शन बहुत सारी होती है, जैसे कि तुम्हारा एसिड देख लो, तो एसिड को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो SO2 बनता है, फिर इस SO2 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो ये SO गैस करके ऐसे कुछ बनती है, तो यहाँ से SO2 कैंसिल होता है, मतलब अब यहाँ पे 8 दे देगा, मतलब अनबैलेंस करके देगा, पर इसको मल्टी स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। तो तुम्हें बस कॉमन फाइंड आउट करना है दोनों रिएक्शन में, देखो कि कॉमन क्या है, कॉमन को किसी एक ऐसे मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करो जिससे ये कॉमन कट जाए, और उसके बाद जिसके बीच में रिलेशन बोला है उसको फाइंड आउट कर लो। तो सबसे पहले ऐड करना है, ऐड करने से पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दोनों में से जो कॉमन एटम है, कॉमन एटम को किसी ऐसे मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करो जिससे रिएक्शन बैलेंस हो जाए, और रिएक्शन बैलेंस होने के बाद कॉमन एटम को कट कर दो, और उसके बाद स्टोइशियोमेट्रिक लगाओ फाइनल इक्वेशन में। तो जो फाइनल इक्वेशन आएगी उस पे स्टोइशियोमेट्रिक लगाओ तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। तो जब तक लिमिटिंग रिएजेंट कहाँ लगाते हैं कहाँ नहीं लगाते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट वहां लगाते हैं जब तुम्हें दोनों रिएजेंट की इंफॉर्मेशन दे देगा। अगर दोनों रिएजेंट की इंफॉर्मेशन देते, जैसे यहाँ पे इसकी भी इंफॉर्मेशन दे दिया, इसकी इंफॉर्मेशन भी दे दिया, यानी हाइड्रोकार्बन के बारे में भी मास दे दिया है और तुम्हें ऑक्सीजन का भी मास दे दिया है, तब तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अगर मान लो सिर्फ हाइड्रोकार्बन का मास देता ना, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग सिंपल ये वाला रिलेशन लगा करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। कि क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं मास से, और हम लोग N/SC लगा करके दूसरी किसी भी क्वांटिटी के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर एक का दिया होगा, और अगर दोनों का दिया होगा तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पे सबसे पहले क्या किस स्टेप में करना है, सबसे पहले हमें रिएक्शन बैलेंस करनी है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन बैलेंस करो, उसके बाद स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट फाइंड आउट करो, फिर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, फिर N/SC लगाओ, ठीक है ना। तो ये हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जिससे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करना। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो दोनों का N/SC कैलकुलेट करेंगे, दोनों का क्या कैलकुलेट करेंगे, N/SC, और जिसका N/SC कम होता है वो क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है, जिसका N/SC कम वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा, ठीक है ना। और जिसका N/SC ज्यादा वो एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा, ठीक है। तो हमें तो लिमिटिंग रिएजेंट से मतलब है, हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। अगर कभी हमसे बोलेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, यानी हमें रिएक्शन कराया, मान लो यहाँ पे रिएक्शन थी 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ये हमें रिएक्शन था। यहाँ पे बोला था कि 4 मोल हाइड्रोजन है और यहाँ पे बोल दिया 2 मोल ऑक्सीजन है, तो बताओ कितना वाटर बन रहा होगा, ठीक है। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा था, तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है LR फाइंड आउट करना। तो LR कैसे फाइंड आउट करेंगे, N/SC, तो 4/2 किया यहाँ पे, और यहाँ 2/1 किया, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे दोनों ही क्या है, दोनों इक्वल वैल्यू आ गई, तो किसी को भी हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड मतलब मान सकते हैं। मान लो इसको हमने बोल दिया कि ये हमारा LR है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तुम्हारी मर्जी जो लो। तो हमने क्या किया, N/Oxygen/SC बराबर कर देंगे किसके, N प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या था, वाटर, तो N प्रोडक्ट/SC के। तो N ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने थे 2, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए तो प्रोडक्ट चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने देखने को मिल गए 4, यानी H2O का कितना मोल बन रहा होगा, 4 मोल हमें दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहां से ये चीज क्या हो गई, क्लियर हो गई, ठीक। तो ये प्रॉब्लम हो गई। अगर कभी हमसे पूछ लेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में क्या करना है, N/SC लगाना है, N प्रोडक्ट/SC के साथ, ठीक है ना। अब बहुत बार रिएक्शन में पूछ लेता है फाइंड आउट द अनरिएक्टेड अमाउंट, या फिर एक्सेस अमाउंट, या फिर रिमेनिंग अमाउंट पूछ सकता है हमसे। तो कभी भी अगर हमसे पूछ ले कि अनरिएक्टेड अमाउंट कितना रह गया है, रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया है, या फिर एक्सेस अमाउंट कितना रह गया है, तो उस केस में हमें क्या करना है, NLR/SC बराबर करना है पहले स्टेप में N एक्सेस रिएजेंट/SC के। तो जब हम लोग रिएक्शन सॉल्व कर रहे थे, तो जैसे मान लो हाइड्रोकार्बन वाली ही रिएक्शन थी, CXHY वाली थी, प्लस X प्लस Y/4 O2 था, ठीक है ना। और ये हमको क्या दे रहा था, XCO2 प्लस Y/2 H2O, ठीक है, ये हमको दे रहा था। मान लो ये हमारा क्या हो गया, इसकी वैल्यू निकालने पे ये LR आया, और ये क्या आया, ये आ गया एक्सेस रिएजेंट, यानी ऑक्सीजन इज एक्सेस रिएजेंट। तो अब हमें ये बताना है कि कितना अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट रह गया था। तो सबसे पहले क्या करना है,
एन एल आर अपॉन एस सी बराबर कर देना है किसके, एन रिएक्टेड अपॉन एस सी के, ठीक है ना, कितने मोल्स ऑक्सीजन के रिएक्ट हुए हैं, तो ये हमको फाइंड आउट करना है, इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना था, ठीक है ना, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना था अपॉन इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर देना, तो यहां से ये कैलकुलेट हो जाएगा, तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, तो जब ये वाली वैल्यू कैलकुलेट हो गई यानी कितना मोल्स रिएक्ट किया है, तो यहां से मास पता चल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को जब मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मास पता चल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना रिएक्ट किया है, कितना मास रिएक्ट किया है, तो टोटल जो अमाउंट था, जो इसका अमाउंट दिया हुआ था क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में इसका अमाउंट मेंशन था, उसमें से ये कैलकुलेटेड वैल्यू को माइनस कर दोगे तो तुम्हें अनरिएक्टेड अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है ना, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ठीक, तो यहां पे हमें क्या करना है, एन एल आर अपॉन एस सी इसको बराबर कर देना है एन रिएक्टेड ऑफ एक्सेस रिएजेंट अपॉन एस सी के, फिर उसके क्या कर देंगे, अनरिएक्टेड अमाउंट हमारा हो जाता है टोटल अमाउंट माइनस रिएक्टेड अमाउंट के बराबर, तो पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट निकालना पड़ेगा, तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट निकाल पाएंगे तभी हम उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसको टोटल मास में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो अनरिएक्टेड अमाउंट पूछ ले या फिर एक्सेस अमाउंट पूछ ले, तो ऐसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद चालू होती है हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स, और कंसंट्रेशन टर्म्स सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, ये कंसंट्रेशन टर्म्स मेनली आती है सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, जेई मेंस में जो 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट हुआ है उन तीनों शिफ्ट में मोलैरिटी से क्वेश्चन आया था, तो कंसंट्रेशन टर्म्स इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म्स जो होती है वो हो जाती है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को ही हम लोग बोलते हैं ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन या फिर पावर ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ को इन 3 नाम से जाना जाता है, बाकी स्ट्रेंथ होती है थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कितना हमारा अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है ना, 1 लीटर में हमने कितना मास घोल करके रखा है, वही चीज हो जाता है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ आता है W2 इंटू 1000 अपॉन V इन ml, ठीक है ना, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाता है W2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000, ठीक है ना, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा, ml में होगा, ठीक है ना, तो ये स्ट्रेंथ हो जाता है, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो गया W2 इंटू 1000 अपॉन V इन ml, यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, जिसके में वॉल्यूम आता है, जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, तो स्ट्रेंथ के फॉर्मूले में आता है W2 इंटू 1000 अपॉन V इन ml, W2 इंटू 1000 अपॉन V इन ml, ठीक है। अब इसके बाद मोलैरिटी की बात करते हैं, तो मोलैरिटी जो आती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो N2 अपॉन V इन ml, तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है N2 अपॉन V इन लीटर, और जो हम लोग कैलकुलेशन में यूज करेंगे फॉर्मूला वो होता है W2 बाई M2 इंटू 1000 अपॉन V इन ml, ये हम लोग फॉर्मूले में यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है मोलैरिटी। मोलैरिटी हमें ये बता रही होती है, मोलैरिटी आखिर बताती क्या है, मोलैरिटी ये बताती है कि 1000 ml सॉल्यूशन में, 1000 ml सॉल्यूशन में कितना मोल डिसॉल्व है सॉल्यूट का, कितना मोल डिसॉल्व है किसका, सॉल्यूट का, सॉल्यूट कितना घोल करके रखे हैं हम लोग 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो इस चीज को बताने का काम कौन करती है, मोलैरिटी करती है, ठीक है ना, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर या फिर इसको मोलर टर्म से भी डिनोट किया जाता है, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, यदि टेम्परेचर बढ़ता है ना तो मोलैरिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मोलैरिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलैरिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे हो गई मोलैरिटी। अब इसके बाद आ जाती है, जैसे मान लो मोलैरिटी ऑफ आयंस आ गई, आयंस की मोलैरिटी हमसे पूछ लिया, ठीक है ना, जैसे मान लो कोई एक सॉल्ट है, था यहाँ पे Al2O3 था, ठीक है ना, मान लो कोई भी सॉल्ट था, ठीक है, कोई सॉल्ट ले लेना यहाँ पे, ठीक है, तो कोई भी सॉल्ट, जैसे यहाँ पे Na2CO3 अपन ने ले लिया, तो जो अगर जो भी सॉल्ट होगा ना उसको पहले ब्रेक कर लेना, तो सॉल्ट को ब्रेक करना आना चाहिए, जैसे ये जो होता है, जो भी नीचे लिखा होगा चरण में वो क्या होगा, तोड़ने के बाद बगल में आ जाएगा, यानी 2Na हो जाएगा, 2Na प्लस जो Y में होता है, Y की जो यूनिट होती है यहाँ पे CO3, ये एक ही यूनिट है, इस वजह से यहाँ पे +1 आया है, ठीक है,
और ये जो 2 था, अब दूसरे वाली फिजिकल क्वांटिटी को लिखोगे तो जिसके चरण में होता है वो क्या होता है, बगल में आ जाता है। तो इसके बगल में 1 आया, और जो दूसरे वाले का नंबर होता है वो सिर पे आ जाता है, यानी 2 माइनस आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक सी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है। यानी बोले तो सॉल्ट को तोड़ना आना चाहिए। ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस में तो वाटर की प्रेजेंस से तोड़ते हैं, यहाँ डायरेक्ट तोड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो Na2CO3 है, Na2CO3 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 2Na प्लस और CO3 2 माइनस। तो सॉल्ट को तोड़ना आना चाहिए, जो नीचे होता है वो बगल में आ जाता है, और जो पावर दूसरे वाले के जो नीचे में होता है वो पहले वाले के सिर में आ जाता है। ठीक है ना, यानी ऊपर आ जाता है। ठीक, तो इस तरीके से Na2CO3 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब मान लो तुम्हें मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 दे दिया, तो अगर मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 देगा तो हमें क्या करना है, उसके सॉल्ट को ब्रेक करना है, और सॉल्ट की मोलैरिटी पूछ लिया तो सॉल्ट की मोलैरिटी में क्या हो जाएगा, जो उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा ना, उससे मोलैरिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे m था, यहाँ पे 2m हो गया, और यहाँ पे m ही रहेगा। ठीक है ना, तो जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उस पर्टिकुलर आयन का, उससे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा मोलैरिटी को। ठीक है ना, जैसे NO2CO3 की मोलैरिटी अलग थी, पर तुमसे मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयन अगर पूछ लिया तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सॉल्ट को ब्रेक करके, अगर सॉल्ट दिया होगा उसमें मोलैरिटी पूछेगा, तो तुम्हें सॉल्ट को ब्रेक करके तब उसके आयनों की मोलैरिटी बतानी है। ठीक है ना, आप कई कई बार मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर की बात करेगा। ठीक है ना, किसकी, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर की अगर बात कर लेता है तो तुम्हें क्या करना है, when नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन इन सेम कंटेनर, यानी जब तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो सेम ही कंटेनर में दिया होगा। ठीक है ना, दो मिक्सचर थे, तो मिक्सचर ए था, मिक्सचर बी था। ठीक है ना, मिक्सचर ए का नंबर ऑफ मोल्स इतना था, मिक्सचर बी का नंबर ऑफ मोल्स इतना था। ठीक है ना, और वॉल्यूम जो था, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तुमको दे दिया 500 ml। तो अब जो मोल्स ऑफ ए हैं और जो मोल्स ऑफ बी हैं वो इसी तो 500 मोल के, इसी तो 500 ml के बीकर में प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी के मोल एक ही बीकर में प्रेजेंट है, तो वहां पे जो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर लगेगा, वो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, दोनों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जो नंबर ऑफ मोल्स दिए हों उनका सम अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो मोलैरिटी n अपॉन v होती है। मोलैरिटी इज n अपॉन v। अगर वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, वॉल्यूम अगर लीटर में दिया हुआ है तो n अपॉन v लगा करके हम लोग मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, खैर ये तो बहुत इजी हो जाता है, तो ये वाली प्रॉब्लम हमको देगा नहीं। हमें जो प्रॉब्लम देगा ना, वो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर M1V1 वाली देगा, यानी केस 2 से हमसे ज्यादा पूछता है। तो जब मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन होगी, जब मोलैरिटी और वॉल्यूम दोनों चीज गिवन होगी और उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ मिलीवोल्स। तो वॉल्यूम अगर लीटर में है तो नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा, अगर वॉल्यूम अगर ml में है तो तुम्हें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स। तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर किस में है, ml में है, तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स कैसे आते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में हो जाएगा, ml में हो जाएगा तो मिलीमोल्स, और अगर लीटर में रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब दूसरे केस में हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है ना, जहां पे तुम्हें मान लो सॉल्यूशन ए का मोलैरिटी दे रखी है, सॉल्यूशन ए का वॉल्यूम दे रखा है, सॉल्यूशन बी की मोलैरिटी दे रखी है, सॉल्यूशन बी का वॉल्यूम दे रखा है, तो M1V1 देख रखा है, M2V2 दे दिया। तो तुमसे फाइनल सॉल्यूशन की क्या पूछेगा, मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। तब तुमको ये फॉर्मूला लगाना है M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है ना, तो तुम देख लेना, अगर तुम्हें ए की मोलैरिटी और वॉल्यूम दोनों दे दिया है और बी की भी मोलैरिटी और वॉल्यूम दोनों दे दिया है, तब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे M1V1 प्लस M2V2। तो बोलोगे कि इसमें और फर्स्ट केस में डिफरेंस क्या था। ठीक है ना, तो इसमें दोनों का अलग अलग वॉल्यूम गिवन था। ठीक है ना, और इसमें दोनों का अलग अलग वॉल्यूम नहीं गिवन था, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे और बोला था वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इतना है। तो जब एक ही वॉल्यूम गिवन होगा तब तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, और जब तुम्हें ए और बी का इंडिविजुअल वॉल्यूम गिवन है, ए का वॉल्यूम इतना है, बी का वॉल्यूम इतना है, तब तुम ये वाला लगाओगे, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इसको लगा सकते। अब जब अपन डाइल्यूशन इक्वेशन की बात करेंगे, तो डाइल्यूशन इक्वेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। डाइल्यूशन इक्वेशन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ वाटर। कितना अमाउंट में हम लोग वाटर मिक्स कर रहे हैं। तो जैसे मान लो बीकर था, बीकर में हमारा सॉल्यूट और सॉल्यूशन दे रखा था, यानी शुरुआत की मोलैरिटी दे रखेगी और शुरुआत का वॉल्यूम दे रखेगा। फिर हमसे बोलेगा कि मान लो शुरुआत में ऐसे वॉल्यूम था 400 ml, बोला कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 ml क्या कर रहे हैं, 100 ml वाटर का एडिशन करा दे रहे हैं। तो जब 100 ml वाटर का एडिशन कराएंगे तो उसके बाद बोलेगा कि मोलैरिटी में क्या चेंज आएगा, यानी M2 कितना हो जाएगा। तो इस केस में तुमसे M2 पूछेगा, हमने क्या किया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया है। तो यहाँ पे डाइल्यूशन इक्वेशन चलती है M1V1 इक्वल टू M2V2, M1V1 इक्वल टू M2V2।
तो फाइनल वॉल्यूम जो होगा उसका वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा। शुरुआत में 400 था, हमने 100 ml मिलाया तो कितना हो गया, 500 ml हमें वॉल्यूम देखने को मिलेगा फाइनली। तो फाइनली कितना था, 500 ml। हमारा इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल 400 ml था। तो हमने कितने ml वाटर मिलाया होगा, हमने 100 ml मिलाया होगा, तो 500 में से 400 माइनस करोगे तो 100 ml हो जाएगा। तो कई कई बार तुमको ये नहीं बताएगा कि कितने ml हम लोग वाटर मिलाए हैं। शुरुआत का वॉल्यूम दे देगा, फाइनल वॉल्यूम दे देगा, तो पूछेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना था, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने ऐड किया है। तो तुम्हें फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो जब फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम सब्सट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आती है मोलैरिटी ऑफ मोलैरिटी इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। किसी इक्वेशन में अगर हमें मोलैरिटी लगानी हो तो जैसे A प्लस बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट हमको देते हैं। अब A के लिए मोलैरिटी और B के लिए मोलैरिटी का टर्म्स हमको डिफाइन करना हो तो हमें क्या करना है, m1v1 ऑफ A मोलैरिटी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ A इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ B के बराबर कर देना है। जैसे n अपॉन एस सी बराबर करते थे वैसे mv ऑफ A इक्वल टू mv ऑफ B कर दोगे तो मोलैरिटी दोनों का बराबर कर दोगे तो यहां से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो टाइट्रेशन के क्वेश्चन आएंगे ना, टाइट्रेशन के क्वेश्चन में भी सेम हम लोग को यही कॉन्सेप्ट लगाना है, यानी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल टू कर देना है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ बी के, ठीक है। मोलैरिटी इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन जिसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिए गिवन हो। तो यहाँ पे देखो अभी तक स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन नहीं होता था। अब क्या है, यहाँ पे मान लो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन है, तो अगर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन होगा तो हम लोग क्या करते थे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मैंने क्या बोला इसको n अपॉन एस सी के जैसे ट्रीट करो, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम n है तो अपॉन डिवाइड कर दो एस सी से, तो n अपॉन एस सी ऑफ ए, n अपॉन एस सी ऑफ बी, n की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं m1v1 और इसकी जगह m2v2 लिख रहे हैं। तो बस ये लगा करके अगर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो बस स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है और m1v1 ऑफ a इक्वल टू m2v2 ऑफ b कर देना है, ठीक है ना। अब कई कई बार हमें ना नाम नहीं देगा, हमें बोल देगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सेंटीमोलर है या फिर डेसीमोलर है। तो उस केस में हमें ये पता होना चाहिए कि वैल्यूज होती क्या है। तो मोलैरिटी का मतलब होता है कि 1 मोलर, ठीक है ना। डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10 मोलर, सेंटीमोलर का मतलब होता है 1/100 मोलर, सेमी मोलर का मतलब होता है 1/2 मोलर और डेका मोलर का मतलब होता है 10 मोलर, ठीक है ना, जिसमें से सेमी मोलर आ चुका है पेपर में एक बार। तो सेमी मोलर का मतलब होता है m/2 मोलर, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखना है, 1 मोलैरिटी का मतलब m हो जाएगा, डेसी मोलर का मतलब 1/10 हो जाएगा, सेंटीमोलर मतलब 1/100 और सेमी मोलर मतलब 1/2m हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मोलैरिटी। मोलैरिटी जो होती है वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। मोलैरिटी जो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है यानी फिक्स प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कंसंट्रेशन हाफ करने से मोलैरिटी चेंज आधी नहीं हो जाती, इसलिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी बीकर को आधा करने से कोई प्रॉपर्टी आधी हो जाए तो वो कैसी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि मास, मान लो पहले बीकर में जो वॉल्यूम था उसका कुछ मास रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर भरा हुआ था, उसको बीकर को हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा, मास भी आधा हो जाएगा। तो मास इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट जो पहले मोलैरिटी थी, मोलैरिटी अभी भी उतनी ही रहेगी, तो मोलैरिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमको याद रखनी है, लीटर एटीएम में होती है 0.082, जूल पर मोल में होती है 8.314 और कैलोरी पर मोल में होती है 2 कैलोरी पर मोल, ठीक है ना। ये दोनों हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं और ये लोग हम ये वाली वैल्यू जो होती है वो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये जो वैल्यू होती है लगभग अप्रोक्सीमेटली आती है 1/12 के बराबर। ये वैल्यू जो होती है वो 25/3 के बराबर आती है, ठीक है। और 2 कैलोरी तो 2 तो है ही सिंपल नंबर। तो कभी अगर हमें डेसिमल से प्रॉब्लम है तो हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यूज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज 25/3 एंड दिस इज 1/12, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है अगले कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 kg में कितना सॉल्वेंट डिसॉल्व है वो हो जाता है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ सॉल्वेंट का मास रखते हैं, ये चीज याद रखिएगा, सॉल्यूशन का मास नहीं रख रहे हैं, सॉल्वेंट का मास रख रहे हैं, ठीक है। इसको जो यूनिट आएगी वो आएगी मोल पर केजी। इसको हम लोग मोलल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है W2/M2 इंटू 1000 अपॉन W1, ठीक है ना। यहाँ याद रखिएगा W1 है, सॉल्यूशन का नहीं है, यहाँ सॉल्वेंट का है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो W2 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट है, M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, W1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला आता है W2/M2 इंटू 1000 अपॉन W1 इन ग्राम। यहाँ पे ग्राम होगा तो ऊपर 1000 आएगा, अगर ग्राम नहीं होगा तो ऊपर 1000 नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी दे दिया है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इतना दिया है, ठीक है ना, तो उससे
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो डेंसिटी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर कहीं हमको चाहिए होगा, मान लो मास अपॉन मोलर मास लगाना है, ठीक है ना, मास अपॉन मोलर मास लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, तो मास चाहिए हमको सॉल्यूशन का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो बहुत सारी चीजें कैलकुलेट हो सकती है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो कितना किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के, ठीक है ना। अब किसी भी सॉल्यूशन को जो मास होता है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास का अगर हम लोग सम कर देते हैं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, सॉल्यूशन के मास के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू याद रखिएगा, मतलब ऐसे ही फ्रैक्शनल वैल्यू हो तो 1/5, 5 जो होता है वो 0.2 होता है, तो 1/50 किसके बराबर हो जाएगा, 0.02 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में कई कई बार काम आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद फ्रैक्शनल टर्म्स आ जाते हैं। फ्रैक्शनल टर्म में सबसे पहला फ्रैक्शनल टर्म जो आएगा वो होता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो होता है ये एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शंस आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है उनकी ना ही कोई यूनिट होती है ना ही कोई डायमेंशन होता है। तो ये जब हम लोग सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिखेंगे तो सॉल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर 2 से। तो सॉल्यूट के लिए लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और अगर वही सॉल्वेंट के लिए लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इस तरीके से हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। याद रखना है जो हमारा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होता है, दोनों का सम किसके बराबर होता है, 1। तो अगर सॉल्यूट का दे दिया जैसे 0.6, तो हमें पता रहेगा सॉल्वेंट का दे या ना दे, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 में से माइनस कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, तो 1 में से माइनस करेंगे तो 0.4 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को दोनों की वैल्यूज पता चल जाती है, ठीक है। तो ये रिलेशन मतलब ठीक है। अब अगर कभी हमको नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो चाहिए और हमें मोल फ्रैक्शन का रेशियो दिया हुआ है, तो याद रखिए जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है, जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। तो मोल्स का भी रेशियो वही होता है जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है, ठीक है ना। अब परसेंटेज, तो परसेंटेज मैथमेटिकली क्या होता है, मैथमेटिकली अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो मैथमेटिकली होता है जो भी गिवन अमाउंट है अपॉन टोटल अमाउंट इंटू 100%। जैसे गिवन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100% करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, परसेंटेज मिल जाता है। तो जो भी हमें मार्क्स मिले हैं अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100, तो वहां से हमें क्या पता चल जाता है, परसेंटेज पता चल जाता है। अब जो परसेंटेज है वो 3 कैटेगरी में होता है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इन 3 कैटेगरी में हमने परसेंटेज को डिवाइड करके रखा है, ठीक है। मास परसेंटेज जिसको वेट परसेंटेज भी बोलते हैं या फिर वेट बाय वेट भी बोलते हैं। तो जो मास परसेंटेज हो जाएगा ये क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इंटू 100%। जैसे अगर मान लो हमें निकालना है क्या, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल वेट इंटू 100%। और ये जो कर रहे हैं हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल वेट, इसी को मास फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मोल फ्रैक्शन होता है ना, वैसे मास फ्रैक्शन होता है। तो कभी ये टर्म आ जाए मास फ्रैक्शन तो घबराना नहीं है कि मास फ्रैक्शन टर्म्स तो पढ़ा ही नहीं है। मास फ्रैक्शन का क्या मतलब हो गया, जो भी कंपोनेंट का मास है अपॉन टोटल मास, इसी को बोलते हैं मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन निकालना हो तो खाली इतना यूनिट उठाना, तो ये यूनिट तुम्हारा क्या बता देगा, मास फ्रैक्शन बता देगा। अब मान लो तुमसे पूछ लिया कि क्या कहते हैं, वेट परसेंटेज बता दो किसको, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट के लिए हम लोग नंबर 2 यूज करते हैं, तो W2 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100%। इस तरीके से हमें सॉल्यूट के लिए भी मास परसेंटेज पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब वॉल्यूम परसेंटेज पूछ दे कि व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंटेज, तो भाई वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100%। अब अगर सॉल्यूट के लिए निकालना है तो सॉल्यूट के लिए V1 अपॉन V1 प्लस V2 कर दो, और अगर सॉल्वेंट के लिए निकालना है तो V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100% कर दो, यहाँ पे भी 100% कर दो। अब V अपॉन V1 प्लस V2 क्या है, वॉल्यूम फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। V अपॉन V1 प्लस V2 कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लो ये सॉल्यूट के लिए था तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन, ठीक है ना। ये जो भी फ्रैक्शनल टर्म्स है ये कैसे हैं, यूनिटलेस हैं। अगर वॉल्यूम आ रहा है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर 100 ml, ठीक है ना, ग्राम पर 100 ml। इस तरीके से हम लोग यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास बाय वॉल्यूम अगर हमको लिखना होगा तो मास बाय वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100%।
तो कहीं पे अगर W बाई V निकालना है तो मास ऑफ कंपोनेंट जैसे मान लो W2 हो गया और टोटल वॉल्यूम V हो गया इंटू 100% कर दोगे तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज मिल जाएगा। तो परसेंटेज तीन टाइप के होते हैं, एक मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज में क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इंटू 100%। वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100%। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाता है, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100%। ठीक है, तो ये हमारी क्वांटिटीज हो जाती है। अब यहाँ पे तुम्हें स्टेटमेंट को क्या करना है, डिकोड करना है, यानी ये क्या चीज लिखा हुआ है। तो जब कभी भी ऐसे लिखा हो x परसेंटेज W बाई डब्ल्यू ऑफ यूरिया, इसका मतलब क्या हो गया कि x ग्राम यूरिया प्रेजेंट है किसने में, 100 माइनस x ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा था 10 ग्राम W बाई डब्ल्यू ऑफ ग्लूकोज, मतलब क्या है कि 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 90 ग्राम ऑफ वाटर में। इसी तरीके से 100 ग्राम V बाई V दिया हुआ था, क्या 100 ग्राम V बाई V ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल विच इज 46, ये हमको दिया है। इसका मतलब क्या है कि 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट है कितने में, 90 ml ऑफ वाटर में। अब दे दिया 5% W बाई V, तो W बाई V वाले में थोड़ा सतर्क रखना है, ऊपर वाला मास है, यानी 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है ना, सॉल्वेंट की डेंसिटी अगर बात करोगे तो सॉल्वेंट का मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। हमें जो चाहिए रहेगा वो होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना जरूरी है, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा तभी तो मोलैलिटी निकाल पाओगे। देखो मोलैलिटी में हमें क्या चाहिए था, मोलैलिटी वाला जो कंसंट्रेशन टर्म था, मोलैलिटी वाले में हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए था। तो अगर कहीं सॉल्वेंट के मास की जरूरत पड़ रही है तो हम लोग डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे जिसे हम लोग पार्ट्स पर मिलियन टर्म्स बोलते हैं। कभी भी हम लोग को अगर कैलकुलेट करना हो कितना पॉल्यूशन है, वाटर में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, तो इसके लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं कंसंट्रेशन टर्म, उसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है ना, तो पार्ट्स पर मिलियन होता है कि सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है 10 रेज टू दी पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में। 10 रेज टू दी पावर 6 मतलब 1 मिलियन, 1 मिलियन पार्ट में कितना सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, वही हमारा हो जाता है पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल पार्ट इनटू 10 रेज टू दी पावर 6। तो जब हम लोग परसेंटेज में निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, मान लो मास परसेंटेज की बात करें तो W2 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100 कर रहे थे। वैसे ही जब पार्ट्स पर मिलियन निकालेंगे तो मान लो मास में हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो मास में निकालेंगे तो मास ऑफ कंपोनेंट विच इज W2 अपॉन टोटल मास W1 प्लस W2 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 कर देंगे। अब मान लो मास बाई वॉल्यूम के लिए निकाल रहे हैं तो मास ऑफ कंपोनेंट विच इज W2, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम मान लो V हो गया इंटू 10 रेज टू द पावर 6 हो गया। मान लो वॉल्यूम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो W2 अपॉन मान V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। तो इस तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। तो पीपीएम तीनों के लिए है, वॉल्यूम के लिए भी है, मास के लिए भी है और मास बाय वॉल्यूम के लिए है, तीनों के लिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। याद रखना पीपीएम जो है जब ट्रेस अमाउंट में कोई चीज पानी में घुली होती है बहुत कम मात्रा में, उसके लिए हम लोग पीपीएम कंसंट्रेशन टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जिस तरीके से पीपीएम होता है उसी तरीके से पीपीबी होता है, पार्ट ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल पार्ट। बस वहां 10 रेज टू दी पावर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पे 10 रेज टू दी पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वहां 10 रेज टू दी पावर 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 10 रेज टू दी पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। कई कई बार हमें क्या करता है ना, मास परसेंटेज दिया होगा, मास परसेंटेज से हमसे पूछ लेगा कि मास परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन में रिलेशन बताओ। तो यहाँ पे 10 रेज टू दी पावर 2 है ना, तो इसको बाइफरकेट कर लो। तो इसको 10 रेज टू दी पावर 2 में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको 10 रेज टू दी पावर 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। तो बस तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जो भी मास परसेंटेज वाली वैल्यू आ रही है तो ये मास परसेंटेज वाली वैल्यू इतनी हो जाएगी, उसको 10 रेज टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो मास परसेंटेज दिया हो और पीपीएम वैल्यू चाहिए हो तो 10 रेज टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारी वैल्यू पीपीएम में आ जाएगी। ठीक है ना, और तुम्हें वैल्यू को ब्रेक करना होता है। अब इसी तरीके से मान लो तुम्हें पीपीबी में चाहिए होता है, तो पीपीबी में मुझे पता है 10 रेज टू दी पावर 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो पीपीबी में 10 रेज टू दी पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 निकाल लो, 2 निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ 10 रेज टू दी पावर 7 बचेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो तुम्हारा वैल्यू आ रहा है किसमें, मास परसेंटेज में, मास परसेंटेज की वैल्यू में 10 रेज टू दी पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा पीपीबी वैल्यू पता चल जाएगा। अब मान लो पीपीबी और पीपीएम में रिलेशन चाहिए तो पीपीएम में क्या लिखते हैं 10 रेज टू दी पावर 6। तो अब 10 रेज टू दी पावर 9 को ऐसा बाइफरकेट करो कि 10 रेज टू दी पावर 6 बन जाए, तो 10 रेज टू दी पावर 6 बचेगा, ये 10 रेज टू पावर 3। तो पीपीएम जो हो जाएगा, पीपीएम में जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रेज टू दी पावर 3 तो पीपीबी बन जाएगा।
तो कन्वर्जन पता होना चाहिए, कितना फॉर्मूला याद करोगे, तो कन्वर्जन अगर पता चल जाएगा तो तुम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मेलिटी क्या होती है? फॉर्मेलिटी होती है जब हम लोग आयनिक कंपाउंड के लिए मोलैरिटी निकालते हैं ना, जैसे NaCl की मोलैरिटी फाइंड आउट करो, तो एक्चुअली में NaCl की मोलैरिटी नहीं निकाली जाती है, फॉर्मेलिटी निकाली जाती है, ठीक है ना। तो जो मोलैरिटी होती है वही फॉर्मेलिटी होती है, बस आयनिक कंपाउंड के लिए देखी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद एन फैक्टर समझ लेते हैं, क्योंकि एन फैक्टर समझेंगे तभी हमको अगला कंसंट्रेशन टर्म वो है नॉर्मेलिटी समझ में आएगी। तो अगर कोई एलिमेंट में हम लोग एन फैक्टर देखेंगे तो जो उसकी वैलेंसी होती है वही एन फैक्टर होता है। जैसे सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो उसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो एल्युमिनियम का एन फैक्टर 3 हो जाएगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो मैग्नीशियम का एन फैक्टर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आयंस की बात करते हैं, तो दो टाइप के आयंस होते हैं, एक कैट आयंस, एक एन आयंस। तो जो कैट आयंस की बात करेंगे तो जो चार्ज ऊपर लिखा होता है वही क्या हो जाता है? उसका एन फैक्टर। जैसे सोडियम का +1, एल्युमिनियम का 3, NH4 का 1, अमोनियम आयन का। और उसी तरीके से एन आयंस की बात करेंगे तो जो चार्ज ऊपर होगा वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे सल्फेट आयन का 2 हो जाएगा, फॉस्फेट आयन का 3 हो जाएगा, एजाइड आयन का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमें एन फैक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर मान लो बेसिस में हमको एन फैक्टर देखना है, तो बेस में अगर एन फैक्टर देखना है तो बेस में हम लोग एसिडिटी देखते हैं या फिर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन देखते हैं, कितने OH आयन रिप्लेसेबल है। तो NaOH में देखेंगे तो NaOH में एक OH ग्रुप है, यानी इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। KOH में कितना OH ग्रुप है? 1 है, इसलिए 1 हो जाएगा। AlOH का होल थ्राइस में कितने OH है? 3 है, तो इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा। सिमिलरली बेस के लिए एसिडिटी देखते हैं और एसिड के लिए बेसिसिटी देखते हैं, विच इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। तो रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने हैं वो हमें दे देगा एसिड के लिए एन फैक्टर। तो HCl में एन फैक्टर देखोगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। H2SO4 में एन फैक्टर देखोगे तो 2 के बराबर आ जाएगा। H3PO4 में एन फैक्टर देखोगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गया? इसके एन फैक्टर देखने को मिल जाते हैं। सॉल्ट्स के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो सॉल्ट के केस में क्या देखने को मिलता है? सॉल्ट के केस में थोड़ा सा क्या होता है ना, एक कंपोनेंट लेकर के चलना पड़ता है। जैसे NaCl है, तो NaCl सॉल्ट को क्या करो? ब्रेक कर लो, Na प्लस और Cl माइनस, और किसी एक आयन की स्टडी कर लो। अगर कैट आयन की स्टडी कर रहे हो तो कैट आयन की करो, एनायन की कर रहे हो तो एनायन की करो। तो किसी एक पे चार्ज देखा जाता है। मान लो मैं Na के ऊपर चार्ज देख रहा हूँ, तो Na के ऊपर 1 है और जो चार्ज होता है वही एन फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब MgSO4 है, तो MgSO4 को जब ब्रेक करोगे तो Mg+2 और SO4 2 माइनस, तो किसी एक पे देखना होता है। तो जैसे Mg+2 पे मैं देख रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? 2 एन फैक्टर आएगा, ठीक है ना। Al2SO4 का होल थ्राइस, ये क्या है? हमारा सॉल्ट है। तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो मैंने बताया था सॉल्ट का ब्रेक कैसे होता है, जो नीचे होता है वो साइड में आ जाता है, तो 2, और जो दूसरे के साइड में होता है वो ऊपर चला आता है, ठीक है ना। तो 2Al+3, 3SO4 2 माइनस, तो 2 और 3 बच रहा है। यहाँ क्या कर देना, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देना, 2 3 जा कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। तो एन फैक्टर किसी एक यूनिट से चेक किया जाता है। मान लो एल्युमिनियम से चेक कर रहा हो तो भी 6 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ से भी चेक करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से भी चेक करोगे तो 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 देखने को मिलेगा। तो चाहे कैट आयन से देख लो चाहे एन आयन से देख लो, पर एक साइड से देखना होता है सॉल्ट के केस में, ठीक है ना। अब हाइपो एसिड में कई कई बार एन फैक्टर पूछ लेता है कि H3PO4 में कितना एन फैक्टर है, तो बस यहाँ पे याद रखना जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है उससे एक कम एन फैक्टर होगा। तो H3PO4 में एन फैक्टर 3 हो जाएगा, H3PO3 में एन फैक्टर 2 हो जाएगा, H3PO2 में एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 कर दोगे तो तुम्हें जितने भी फॉस्फोरिक एसिड है उसमें तुमको एन फैक्टर पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो H3PO4 में 3, H3PO3 में 2, H3PO2 में 1, ठीक है ना। ऑक्सैलिक एसिड की बात करेगा तो क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर होता है 2। ऑक्सैलिक एसिड होता है C2H2O4, ठीक है ना। C2H2O4 जो होता है डॉट 2H2O हम लोग कर दिए हैं, ये है हमारा क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, जिसका एन फैक्टर कितना होता है? 2 होता है, ठीक है ना। अब ये जो एन फैक्टर हमने पढ़ा है ये कहाँ काम आएगा? ये काम आता है इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए। अभी तक हम लोग मास निकाल रहे थे, ठीक है ना। किसी का मास हमको पता होता था, मोलर मास, जैसे मोलर मास हाइड्रोजन का 1 हो जाता है, हीलियम का 4 हो जाता है, लिथियम का 7 हो जाता है। तो ये क्या है? मोलर मासेस है। तो मोलर मासेस अगर पता है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है? जो मोलर मास होता है यदि उसको एन फैक्टर से डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट में हमें क्या करना होता है? मोलर मास को उसके एन फैक्टर से डिवाइड कर लेना होता है, तो उसका इक्विवेलेंट मास हमें पता चल जाता है, ठीक है। अब अब ये हमने समझ लिया, तो अब अगला कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी समझ लिया, स्ट्रेंथ समझ लिया,
और जितना परसेंटेज टर्म समझ लिया, फ्रैक्शन टर्म समझ लिया। अब हम लोग आ जाते हैं नॉर्मेलिटी पे। तो नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन इन लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका यूनिट होता है इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या होता है? इक्विवेलेंट पर लीटर। ये भी कैसी क्वांटिटी है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। और ये क्वेश्चन आया है, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है, जैसे W2 बाई M2 करते थे ना, अब W2 बाई M2 ना करके W2 बाई E2 कर देते हैं। E2 क्या होता है? इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास अभी हमने कैलकुलेट किया था, इक्विवेलेंट मास क्या हो जाता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है ना। तो W2 बाई E2 इंटू 1000 अपॉन V इन ml, ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो जाता है। W2 बाई E2 इंटू 1000 अपॉन V इन ml, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है किसका? नॉर्मेलिटी का। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं, कुछ कुछ मासेस का हम लोग इक्विवेलेंट मास याद रख के रखेंगे, और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन याद करके रखेंगे कि नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो अगर कभी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने में मुश्किल हो रही है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हम सभी को पता होता है, W2 बाई M2 इंटू 1000 अपॉन V इंटू एन फैक्टर। ये क्या होता है? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है। तो आप नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी आपका नॉर्मेलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। कुछ कुछ के इक्विवेलेंट मास याद रखिएगा, जैसे कि H2SO4 का इक्विवेलेंट मास होता है कितना? 49। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और फिर सॉल्व कर सकते हैं। H2SO4 का 49 होता है, NaOH का जितना मास होता है उतना ही इक्विवेलेंट मास होता है, विच इज 40। अब यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास होता है 63, क्योंकि इसका एन फैक्टर कितना होता था? 2। HNO3 का उतना ही होता है जितना इसका मास होता है, विच इज 63। Al2SO4 का होल थ्राइस का होता है 57, Na2CO3 का होता है 53, S3PO4 का होता है 41, ठीक है ना। तो ये कुछ कुछ याद रखिएगा, जिसमें से ये वाला याद रख लीजिएगा, विच इज H2SO4 का इक्विवेलेंट मास होता है 49, ठीक है, और ऑक्सैलिक एसिड का 63 होता है, ठीक। ये तो हमारा था नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट। और जितनी चीजें हमने मोलैरिटी के लिए पढ़ी थी ना, वो सभी चीजें नॉर्मेलिटी में भी पढ़ सकते हैं। जब क्या कहते हैं, हमें सेम सब्सटेंस गिवन होगा, यानी जब हम लोग एसिड में एसिड मिलाएंगे, एसिड में एसिड मिलाना है, बेस में बेस मिला रहे होंगे, उस समय पे जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आता है वो होता है N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो जब एसिड में एसिड मिला रहे होंगे, एसिड 1 और एसिड 2 को मिला रहे होंगे, सपोज करिए H2SO4 और HCl का मिक्सचर क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं दोनों को, तब ये फॉर्मूला लगेगा N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। एसिड और बेस की रिएक्शन नहीं हो रही है यहाँ, ये चीज याद रखना है। या फिर बेस और बेस ले रहे हैं, जैसे NOH और KOH को मिला करके हम लोग एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, तो वहां पे भी सॉल्यूशन जो नॉर्मेलिटी होगी सॉल्यूशन की, वो आएगी N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग एसिड और बेस दो अलग अलग चीजों को मिक्स कर रहे हैं, यानी एसिड को मिक्स कर रहे हैं, बेस को मिक्स कर रहे हैं, उस केस में हमें क्या लेना होता है? मॉड लेना होता है। तो अगेन कॉन्सेप्ट अभी भी वही लगेगा, Na इंटू वी ए, एसिड के लिए Na इंटू वी ए, एनबी इंटू वीबी करेंगे, और यहाँ पे क्या करना है, Na इंटू वी ए में से एनबी इंटू वीबी माइनस कर देना है। और अगर आंसर मान लीजिए -5 आ रहा है, तो उसका हमें पॉजिटिव वैल्यू लेकर के चलना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? मॉड। तो बस क्या करना है, वैसे अगर याद करना हो तो जो भी वैल्यू आपने Na इंटू वी ए निकाला, एनबी इंटू वीबी निकाला, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए टोटल वॉल्यूम से, विच इज वी ए प्लस वीबी, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, जब दो अलग अलग कंपोनेंट हो, विच इज एसिड एंड बेस। और अगर एसिड एसिड होगा तो हमारा सिंपल फॉर्मूला, जो कि ज्यादातर केसेस में यही देखने को मिलता है, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। अब यदि हमको मोलैरिटी गिवन होगी, अगर मोलैरिटी गिवन है, उससे हमको क्या चाहिए? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी में एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलैरिटी आ जाती है, ठीक है। नॉर्मेलिटी को एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो मोलैरिटी आएगी, और मोलैरिटी में एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ये हमारा नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन है, इसी रिलेशन के ऊपर ये फॉर्मूला आया है, ठीक है ना। तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, जैसे मान लीजिए अब हमको आपकी बार नॉर्मेलिटी ना दे करके हमें चाहिए था N1V1, तो नॉर्मेलिटी दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे? मोलैरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो N1 आ जाएगा, तो N1V1 आ गया। इसी तरीके से मोलैरिटी ऑफ सेकंड इंटू एन फैक्टर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? N2 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी बस क्या किया हमने, यहाँ पे नॉर्मेलिटी को रिप्लेस कर दिया है, विच इज एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी करके हम लोग ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सेम अगर एसिड और बेस मिक्स कर रहे होंगे तो अगेन एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस अपॉन टोटल बेस, बेस और एसिड का वॉल्यूम, ठीक है ना, वी ए प्लस वीबी, ठीक है ना। अगर इक्वेशन के लिए हमको नॉर्मेलिटी लगानी, तो जैसे मोलैरिटी पे लगाते थे ना, एन किसको बोल देते थे? एन अपॉन एस सी लगाते थे। तो बस एन की जगह यहाँ पे हम लोग मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करते थे, वहां पे यहाँ पे एन की जगह नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा N1V1 ऑफ ए
इज इक्वल टू N2V2 बाई N2V2 इंटू ऑफ बी, ठीक है ना। तो जैसे हम N अपॉन एस सी इक्वल करते थे वैसे यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है ना, इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे हैं। डाइल्यूशन में क्या होता है, जैसे कोई सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम डिफाइन है, हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें वाटर का एडिशन कर रहे हैं। तो जैसे मोलैरिटी में डाइल्यूशन इक्वेशन होती थी M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक, वैसे यहाँ पे डाइल्यूशन इक्वेशन हो जाएगी N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है। ये हमारा डाइल्यूशन हो जाएगा। और अगर पूछेगा कितना अमाउंट में हमने वाटर ऐड किया है तो V2 में से V1 को माइनस कर देंगे तो हमको डाइल्यूशन इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद सेवन रिलेशंस हमको पता होने चाहिए, 7 रिलेशन टिप्स पे याद होने चाहिए। तो पहला रिलेशन है स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के बीच में। स्ट्रेंथ होती है मोलर मास इंटू मोलैरिटी। स्ट्रेंथ क्या होती है, मोलर मास इंटू मोलैरिटी। अगर मोलैरिटी दी हुई है, स्ट्रेंथ चाहिए, तो मोलैरिटी में मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, मोलर मास से, आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेंथ मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर हमको स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन चाहिए तो नॉर्मेलिटी में क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट मास इज स्ट्रेंथ, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इज स्ट्रेंथ, ठीक है। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में अभी हमने रिलेशन देखा है कि नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाती है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर हो जाती है। अब यहाँ पे ये वाला रिलेशन बहुत बार पूछा गया है, विच इज मास परसेंटेज और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन। तो मोलैरिटी और मास परसेंटेज के बीच में अगर रिलेशन चाहिए होता है तो मोलैरिटी होता है 10xd अपॉन m2, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। x क्या है, x इज योर मास परसेंटेज, तो 10xd अपॉन m2 ये क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज मास इंटू डेंसिटी अपॉन m2, ठीक है ना। तो परसेंटेज मास में और मोलैरिटी के बीच में हमको रिलेशन चाहिए होगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर नॉर्मेलिटी के साथ चाहिए होगा तो 10xd अपॉन जहां पे मोलर मास ऑफ सोल्यूट था वहीं पे क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट मास कर देंगे सोल्यूट का, ठीक है। अब अगर मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन चाहिए, जो अभी 24 का पेपर हुआ है जेई का, उसमें 24 के पेपर में दो, जितने सेट में पेपर होता है ना, 2-3 सेट में, उसमें यहां से क्वेश्चन दिया हुआ था इस रिलेशन के ऊपर। तो मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है हमारा मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी इंटू मोलैरिटी एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये रिलेशन हमको याद होना चाहिए। तो मोलैरिटी का क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d इंटू m2, ठीक है ना। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m इंटू m2, ठीक है। तो ये हमें रिलेशन याद होना चाहिए मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में। अब अगर हमें रिलेशन पता होना चाहिए मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे मोलर मास किसका रख रहे हैं, सॉल्वेंट का मोलर मास रख रहे हैं। गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा यहाँ पे रहते हैं, ठीक, क्योंकि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जब कभी भी हम लोग मोलैलिटी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है किसके किसके बीच में, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कभी हमसे बोल देगा क्या, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में या फिर आइसोटोपिक मास के बारे में, तो एवरेज एटॉमिक मास होता है A1x1 प्लस A2x2 अपॉन x1 प्लस x2। ये फॉर्मूला हो जाता है एवरेज एटॉमिक मास का। तो A1x1 प्लस A2x2 अपॉन x1 प्लस x2 एवरेज एटॉमिक मास हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो बोला है कि जो एक हमारे पास कंटेनर था उसमें ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन 17 प्रेजेंट थे, कितने परसेंट, 10%। तो फाइंड आउट कितने परसेंट ऑक्सीजन 17 है उसमें से और कितने परसेंट ऑक्सीजन 18 है। तो क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन 17 को मान लेते हैं x, कम वाले को मान लीजिए x, और ज्यादा वाले विच इज ऑक्सीजन 80 उसको 10 माइनस x परसेंटेज मान लीजिए। और उसके बाद m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2 करके सॉल्व कर देंगे हम लोग इस प्रॉब्लम को, ठीक है ना। तो परसेंटेज में क्या पुट करना है, परसेंटेज में ये पुट करते जाइए, x की जगह x1 की जगह ये हो जाएगा, x2 की जगह ये हो जाएगा, 17 यहाँ पे रख दीजिएगा, 18 यहाँ पे रख दीजिएगा और नीचे आपका x और यहाँ 10 माइनस x करके प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे ये एवरेज एटॉमिक मास तो हमको दिया ही हुआ था 10%, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। इंपेरिकल फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास निकालने का हमारा क्या मेथड होता है कि सबसे पहले हमें सिंबल लिखना होता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसका इंपेरिकल फार्मूला लिख रहे हैं। फिर इसका एटॉमिक मास लिखना होता है, जैसे कार्बन का 12 हो गया, इसका ये हो गया, इसका 16 हो गया, ठीक है।
फिर उसके बाद परसेंटेज अबेंडेंस दिया होगा या फिर रेशियो दिया होगा। अगर परसेंटेज अबेंडेंस दिया है तो वो लिख लीजिए, रेशियो दिया है तो वो लिख लीजिए। मान लीजिए इसका रेशियो दिया है 6, इसका रेशियो दिया है, मतलब इसका परसेंटेज अबेंडेंस 6% दिया है, इसका परसेंटेज अबेंडेंस भी मान लीजिए 2% दिया है, इसका परसेंटेज अबेंडेंस मान लीजिए कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। रेशियो दिया हुआ है, मान लीजिए ये तीनों रेशियो दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो चाहे रेशियो दे चाहे परसेंटेज अबेंडेंस दे, ये तीनों लिख लेना है। फिर उसके बाद आरएनए कैलकुलेट कर रहा है। आरएनए क्या होता है? परसेंटेज अबेंडेंस अपॉन एटॉमिक मास। तो परसेंटेज अबेंडेंस जो था उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 1/2 आया, ठीक है ना, यहाँ पे इसी तरीके से 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो ये परसेंटेज अबेंडेंस 16/8, 8 2 जा 16, ये 2 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? सिंपल होल नंबर रेशियो चाहिए होता है। तो इसको किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए जिससे सब किस में आ जाए, सब आ जाए होल नंबर में। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 हो जाएगा। तो रेशियो कितना आएगा? 4:1:1। तो इस तरीके से हमें अपना क्या मिल जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा तो उस तरीके से हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला, मास और वो सब कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कई कई बार आपको किसी एक एलिमेंट का मास नहीं दिया है, किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज नहीं दिया है। मान लीजिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, इसका परसेंटेज दिया है, इसका परसेंटेज दिया, ऑक्सीजन का परसेंटेज अबेंडेंस नहीं दिया है। तो आप क्या करिए, इसके परसेंटेज, मान लीजिए इसका 60% दिया हुआ था, इसका मान लीजिए 10% दिया हुआ था, ऑक्सीजन का नहीं पता था, ऑक्सीजन का दिया ही नहीं था क्वेश्चन में। तो आप क्या करिए, 60+70 कर लीजिए और उसको 100 में से माइनस कर दीजिए। तो 60+10 कितना हो जाएगा? 70, और 100 में से 70 माइनस करेंगे तो 30%। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो, सब सपोज करिए हमने अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O निकाल लिया, ठीक है ना। CH2 का मास कैलकुलेट किया तो आया 30, CH2O का मास कैलकुलेट किया तो आया 30, और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि मोलर मास जो कंपाउंड का है वो 180 है, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा। और हमसे पूछ लिया है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो हमें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर निकालना पड़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। तो मल्टीप्लीकेशन क्या फैक्टर क्या हो जाता है? मोलर मास, जो कि क्वेश्चन में गिवन था 180, और जो हमने इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O निकाला इसका 30 था। तो इसको हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला मास से यानी 30 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6। तो इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना आया? 6। तो हमारे इंपेरिकल फॉर्मूला जो था विच इज CH, ये इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C6H12O6, यानी जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहा होगा वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहा होगा C6H12O6, ठीक है ना। और मोलर मास के साथ हमको रिलेशन पता होना चाहिए, हमने अभी पढ़ रखा है मोलर मास इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। मोलर मास इज 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, ठीक है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का ये पार्ट है। ये जो हमारा अगर 11th का चैप्टर देखे तो उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला जो चैप्टर है ना, वहां पे ये फॉर्मूला आता है। हमारे सर ने पिछले साल इसको यहीं पे पढ़ा दिया था। तो यहाँ पे पूछेगा व्हेन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गिवन, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास गिवन होगा अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तुमको गिवन होगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के वॉल्यूम के साथ। तो तुम्हें कैसे निकालना है? परसेंटेज ऑफ कार्बन जो हो जाएगा कि कार्बन कितना परसेंटेज इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कोई एक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है ना। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन होगा तुमको, वो एक्स का तुम्हें मास गिवन होगा और CO2 और H2O के साथ, ठीक। तो तुम्हें क्या करना है कि उसमें पूछ लेगा कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने परसेंट कार्बन है। तो कार्बन कैसे बताएंगे? 12/44 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मास ऑफ वाटर तुमको गिवन था, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मौसी, मौसी विच मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो एक्स था उसका जो मास गिवन होगा उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्बन का आ जाएगा। मान लो पूछा कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना अवेलेबल था, तो 2/18 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मौसी इंटू 100, ठीक है ना। और ऑक्सीजन का पूछा जाएगा कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना है, तो कार्बन का मास और मास परसेंटेज और क्या कहते हैं हाइड्रोजन का मास परसेंटेज निकाल करके 100 में से माइनस कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज कंपोजिशन का। तो परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता है। इसका फॉर्मूला होता है mm विच इज मोलर मास इंटू परसेंटेज इंटू 100 इंटू च इंटू ई। तो इसको ऐसे बोलते थे MMP बराबर सोचे, MMP बराबर सोचे। कभी परसेंटेज तुमको क्वेश्चन में देखने को मिल जाए ना तो समझ जाना परसेंटेज का क्या कहते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन है। बोल देगा कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में 10% आयरन है, तो फाइंड आउट करिए कि उसका मोलर मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन कितना होगा। तो तुमसे क्या पूछ लिया? मोलर मास। तुम्हें परसेंटेज गिवन था, ठीक है ना। तो वहां पे ये फॉर्मूला लगा। चरण का मतलब होता है कि जैसे Fe
मान लो Fe2O3 है, ठीक है ना, तो उसमें पूछ लेगा कि इस Fe2O3 में जो आयरन है उसका परसेंटेज 20% है, तो बताइए मोलर मास कितना रहा होगा इस पूरे कंपाउंड का। तो चरण में हो गया, यानी ये वैल्यू रखना पड़ेगा। और वहीं पे तुमसे अगर क्वेश्चन में बोल देना कि फाइंड आउट द मिनिमम मोलर मास, ये मिनिमम वर्ड ले लेना, तो इस चा की वैल्यू, चरण की वैल्यू 1 हो जाती है। इसके लिए अलग से फॉर्मूला बनता है मिनिमम मोलर मास का, तो वहां पे चाहे चाहे यही फॉर्मूला तुम याद रखो, एक फॉर्मूला, और चा का वैल्यू क्या कर देना, 1 कर देना, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। चाहे उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला याद रख लेना कि एटॉमिक मास अपॉन गिवन परसेंटेज, ये वही तो है। गिवन परसेंटेज क्या हो गया, परसेंटेज, मोलर मास क्या हो गया, एमएम, ठीक है ना। सोचे था, सोचा, चरण की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है ना। ई एलिमेंट का मास हो जाता है, एलिमेंट का मास, तो वही फॉर्मूला तो आया। तो वही है, चाहे वो वाला फॉर्मूला याद रखो, चाहे अलग से याद रख लो। तो अगर कहीं मिनिमम मोलर मास की बात कर दे तो एम एम पी बराबर सोचे में चा की वैल्यू क्या कर देनी है, चरण की वैल्यू 1 कर देनी है, मिनिमम बोलेगा तो। और अगर परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन है तो एम एम पी बराबर सोचे, चा का मतलब चरण में, ई का मतलब एटॉमिक मास होता है, ठीक है ना, पी का मतलब परसेंटेज होता है, और एम का मतलब मोलर मास होता है, ठीक है ना। परसेंटेज यील्ड का अगर क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे पास, क्या आ जाए, परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन आ जाए। देखो परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन और परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन, तुम क्या करना, जो क्वेश्चन तुम्हें क्वेश्चन में देख बोलेगा ना कि फाइंड आउट द परसेंटेज प्योरिटी, या दिस सब्सटेंस इज 20% प्योर, 80% प्योर, तो अगर लिखा हुआ है दिस सब्सटेंस इज 20% प्योर, ठीक है ना, मान लो लिखा है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज 80% प्योर, इसका मतलब क्या होगा कि जो मास कैल्शियम कार्बोनेट का दिया है वो मास मत लेना, 80% प्योर है, यानी उसका 80% वैल्यू ही लेना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना, विच इज 80 बाई 100 × 100, यानी कि तुम्हारा जो मास आएगा वो 80 ग्राम लेकर के चलना पड़ेगा, तब तुम स्टोइशियोमेट्री लगा करके सॉल्व करोगे। तब स्टोइशियोमेट्री लगा करके मान लो कैल्शियम ऑक्साइड तुमने निकाला, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोजिशन कराया, CaO और CO2 बना, ये तुमने निकाल लिए कितना बन रहा है, ठीक है ना। तो तुमने एक्चुअल यील्ड निकाला, थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करोगे, थ्योरेटिकल यील्ड गिवन होता है, ठीक है ना, कुछ भी निकाल सकते हो। मान लो तुम फॉर्मूला भूल गए, तुम्हें नहीं पता कि क्या फॉर्मूला है इसका, तो याद रखना जो भी तुम फाइंड आउट करोगे ना, और क्वेश्चन में जो वैल्यू दी होगी, मान लो क्वेश्चन में वैल्यू दी थी 400 ग्राम, और तुमने जब सॉल्व किया वो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। और तुम ये भी भूल जाओ, तुमने कैलकुलेट किया, स्टोइशियोमेट्री लगाई और कुछ कैलकुलेट किया, तुमने कुछ वैल्यू कैलकुलेट किया, हमेशा याद रखना जो वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे, जो कम वाली वैल्यू होगी ना वो हमेशा ऊपर रहेगी, और जो ज्यादा वाली वैल्यू होगी वो नीचे रहेगी, यही फॉर्मूला है इसका, ठीक है ना। चाहे यील्ड में लगाओ चाहे प्योरिटी में लगाओ, तो कम वाली वैल्यू को हमेशा ऊपर रखना, और जो ज्यादा वाली वैल्यू, मान लो क्वेश्चन वाली वैल्यू ज्यादा है, तो ज्यादा वैल्यू वैल्यू को नीचे रखना, और जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो वो क्या करना, अब जो वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना, तुम्हें फॉर्मूला जैसे भूल गए हो, तो बस तुम्हें क्या करना है, जो भी वैल्यू तुमने कैलकुलेट करी अगर वो ज्यादा आ रही है तो ज्यादा वैल्यू हमेशा नीचे होगी, चाहे तुम यील्ड में निकालो चाहे तुम प्योरिटी में निकालो, ठीक है ना। तो जो ज्यादा वाली वैल्यू होगी वो उसको नीचे रखना, जो कम वाली वैल्यू होगी उसको ऊपर रखना, और सॉल्व कर देना, ठीक है ना, जैसे ये परसेंटेज प्योरिटी में करना था, ठीक है। और परसेंटेज यील्ड में क्या करना है, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल की, याद रखना थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा होगी एक्चुअल यील्ड से, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा होगी, तो हमेशा याद रखना डेनोमिनेटर जो होगा वो ज्यादा ही आएगा। तो इसके बेसिस पे तुम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और ये वाला क्वेश्चन सेम वही चीज है, परसेंटेज प्योरिटी परसेंटेज यील्ड, सेम टाइप की प्रॉब्लम बनती है, ठीक। अब ये मिनिमम मोलर मास का मैंने बताया, एमएमपी बराबर सोचे चा की वैल्यू क्या कर देनी है, 1 कर देनी है, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन टोटल हमें 4 से 5 लॉ देखने पड़ते हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि लेवोजियर ने दिया था, लेवोजियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा हमारा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर डेफिनिट प्रोपोर्शन ये प्राउट्स ने दिया था। जैसे क्या होते हैं, हम लोग चने खाते हैं तो चने क्या होते हैं, स्प्राउट करते हैं, तो स्प्राउट में से एस हटा दो तो बचता है प्राउट्स। तो इन्होंने कहा ये डेफिनिट थे उस चीज को लेकर के, तो इन्होंने रख दिया लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। फिर लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है, ये गे लुसैक का लॉ है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। चौथा लॉ आ जाता है हमारा एवोगैड्रो लॉ, और फिफ्थ लॉ जो है वो है मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था डाल्टन भाई साहब ने, डाल्टन भाई साहब ने, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने दिया था। तो सबसे पहले लॉ की बात कर लेते हैं, विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, लेवोसियर ने दिया था। हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वहां लगाना है जहां रिएक्शन बैलेंस होगी।
तो इसके हिसाब से द सम ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो कब लगाना है, कई कई बार ना इसके क्वेश्चन समझ में नहीं आते कैसे सॉल्व होंगे। अब मान लो ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। तुम्हें ए का मास दिया है, बी का मास दिया है, सी का मास दिया है और इसका मास पूछ लिया है, ठीक है ना। तो अगर जब तुम्हें तीनों की इंफॉर्मेशन दे देगा ना, तो ये समझ जाना कि इन दोनों के मास का सम करना है और वो जो मास होगा वो इनके मास के सम के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। यानी मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। यही क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उस तरह की प्रॉब्लम में देखो, जब तुम्हें मान लो ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, ठीक है ना। तो ए का मास अगर सिर्फ दिया होगा तो हम लोग किससे करेंगे, ए का मास दिया होगा तो सिंपल स्टोइशियोमेट्री से हो जाएगा। ए और बी का मास दिया हुआ है तो किससे करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट से करेंगे। ए बी और सी तीनों का मास दिया हुआ है तो याद रखना हम लोग किससे करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, विच इज सम ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट। अब ये कहां पे नहीं लगता है, न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में ये लॉ फेल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन दिया था प्राउड्स ने। प्राउड्स ने क्या दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये जो है ये आइसोटोप के लिए वैलिड नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि दो एलिमेंट इन अ कंपाउंड हैविंग फिक्स मास इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मतलब कि हम लोग कहीं से भी, मान लो H2O है, एनसीईआरटी एग्जांपल लेती है H2O। तो H2O को हम लोग मान लो लैब में प्रिपेयर करते हैं, विच इज 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ठीक है ना। यहां से जो H2O मिल रहा है वो सेम होगा जो हम लोग मान लो गंगा जल से लेकर के आ रहे हैं। तो जो गंगा जल में H2O होगा उसका सोर्स अलग है, वो नदी से आ रहा है। इसको हमने 2H2 और O2 मिला करके लैब में प्रिपेयर किया है। तो जब दोनों को अलग अलग प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाद भी इनका जो कंपोजिशन होगा, जो मास का रेशियो होगा H2O का, वो क्या देखने को मिलेगा, वो इक्वल देखने को मिलेगा। तो मास का रेशियो इन दोनों ही केसेस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, इक्वल देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमें जो अगला केस देखने को मिलता है वो मिलता है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जो होता है वो दिया था गे लुसैक ने। तो गे लुसैक ने लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम दिया था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला कि जो तुम्हारा वॉल्यूम होता है ना, सिंपल वर्ड में ये बताया जाए कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द गैसियस रिएक्टेंट रिएक्ट विद द प्रोडक्ट इन अ होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम। यानी कि यहाँ पे मान लो H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये हमारा हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे 2H2 और ये 2H2 हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 2:1:2 का रेशियो है ना, यहाँ पे 2:1:2 का रेशियो है। कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, कोई वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है। तो ये वही कह रहे हैं कि जब हमारी गैसेस रिएक्ट करती थी, जब गैसेस रिएक्ट करती थी तो वो आपस में होल नंबर में रिएक्ट करती थी। गैसेस जो रिएक्ट करती थी वो होल नंबर में रिएक्ट करती थी, इनका ये कहना है, ठीक है ना। होल नंबर ऑफ वॉल्यूम, यानी इनका ये कहना था, जैसे हम लोग इसको नंबर ऑफ मोल्स मान करके चले तो वो बोलते थे ये 2V है, यानी 2 वॉल्यूम ऑफ H2 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर बनाता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम कंसीडर कर रहे थे, बोल रहे थे गैसियस रिएक्शन में यही जो नंबर ऑफ मोल्स है वो वॉल्यूम के जैसा होता है, अगर समझना चाहो तो ये वही कह रहे थे कि जो और नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन में यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सिंपल रेशियो देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन दे रिएक्ट दे फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यही है हमारा क्या, अगर तुम्हें क्वेश्चन में पूछ ले कि मतलब स्टेटमेंट दे दे कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ H2O, which law is followed by this statement। तो यहाँ क्या कौन सा तुम्हें दे देगा, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और गे लुसैक लॉ, या फिर लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की बात करेगा तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, तुम्हें टिक करके आगे बढ़ जाना है, वहां पे बस तुमको लॉ पहचानना होगा स्टेटमेंट के बेसिस पे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो का ये कहना था कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है ना तो वॉल्यूम की जगह पे हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज कर सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। इसीलिए याद करो जब हम लोग स्टोइशियोमेट्रिक कर रहे थे तो हमने बोला था कि कहीं पे अगर किसी रिएक्शन पे मान लो A प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ये हमको दिया हुआ है, तो कहीं पे अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या मान ले, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स मान करके N/SC लगा सकते हैं, यानी V/SC
ऑफ ए इज इक्वल टू वी अपॉन एस सी ऑफ बी, ये हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ये इसी लॉ की मदद से कर पा रहे थे, एवोगैड्रो लॉ की मदद से। तो एवोगैड्रो लॉ की मदद से ही हम लोग ये कह पाते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na से डिवाइड होता है, तो इनका स्टेटमेंट में सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था। अब चूंकि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड होता है, तो हम लोग क्या कह देते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। तो हम अपनी तरफ से ही लगाते हैं, बाकी इनकी स्टेटमेंट क्या था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनका स्टेटमेंट है, ठीक है ना। हम लोग उसको मॉडिफाई करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल करके। तो अगर क्वेश्चन में बोलेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो वाला स्टेटमेंट सही जाएगा। अगर बोलेगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वो एवोगैड्रो का लॉ नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था किसने, डाल्टन ने। तो डाल्टन ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था। इसमें हम लोग ये मानते थे जब दो दो एलिमेंट कंबाइन करते थे जिससे डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म होता था, तो ऐसा कर पाते थे वो किस एक फिक्स मास के रेशियो में, ठीक है ना। कभी भी वो जो होगा ना ऐसे रैंडम रेशियो में नहीं कंबाइन कर पाएगा, कि मतलब नाइट्रोजन N2 हो और ऑक्सीजन जो हो वो 99.9% हो, तो इस तरह का रेशियो नहीं आएगा, ये हमेशा होल नंबर रहेगा। जैसे H2O है, कहीं ऐसे नहीं देखने को मिलेगा H1.9 इंटू O, ये अगर हो गया ना तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन फॉलो नहीं करेगा। तुम कैसे पहचानोगे कि ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है, तुम्हें दिखेगा वहां पे कई सारे कंपाउंड बन रहे हैं, जैसे H2O, H2O2, ठीक है ना, H2O, इस तरीके से तुम्हारा फॉर्म हो रहा। अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे दिए कि H2O ये बन रहा है, H2O2 बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये कौन से लॉ को सिग्निफाई कर रहा है, तो तुम्हें अगर एक ही कंपाउंड के डिफरेंट वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, तो समझ जाना वो कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। यानी ए और बी जब कंबाइन करते हैं, ए बी A2B1 A2B3 इस तरीके से कई कंपाउंड मिल रहा हो, तो बेसिकली ये जो हो रहा होता है ना, ये फिक्स मास के रेशियो में हो रहा होता है। या मास का रेशियो 1:1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए होंगे तो यहाँ ए का रेशियो 2 और 1 हो गया, तो ये एक फिक्स मास का रेशियो देखने को मिल रहा है। यही हमारा ये कहना चाह रहे थे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, कि किसी एक का मास फिक्स कर दो तो दूसरा वाला जो होगा उसके मल्टीपल में चलेगा। जैसे यहाँ पे बी का मास फिक्स कर दिया ना, तो दूसरा वाला उसके मल्टीपल में चल रहा है, यही हो जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जैसे ये तो हम लोग पढ़ ही के आ रहे हैं कि हमारा 1 ग्राम पर ml हो जाता है किसका, वाटर की डेंसिटी 1 kg पर लीटर हो जाती है और 1000 kg पर मीटर क्यूब हो जाती है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से जेई में अब की बार क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आए थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से, ठीक है ना। पूरे मोल कॉन्सेप्ट में यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया था, पूरा मोल कॉन्सेप्ट छोड़ करके, ठीक है ना। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये बोलता है कि मैटर जो है वो एक इनविजिबल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। जो मैटर हमारा होता है वो एक इनविजिबल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, एटम, ठीक है ना। उसके बाद बोलते हैं कि जो एटम किसी सेम एलिमेंट का है, जैसे मान लो आयरन का एक एटम, फिर मान लो एक आयरन का एटम तुम्हारे घर का, एक आयरन का एटम कोचिंग का, एक आयरन का एटम तुम्हारे गांव का। अब तीनों क्या है, आयरन के एटम है, तो उन तीनों आयरन के एटम की क्या होगी, प्रॉपर्टी सेम देखने को मिलेगी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगी। तुम्हारे घर में जो आयरन मिलेगा उसका, तुम्हारे गांव में जो आयरन मिलेगा उसका, तुम्हारे कोचिंग में जो आयरन मिलेगा उसका। तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आइसोटोप इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे आइसोटोप अगर इंक्लूड करोगे ना तो ये लॉ फेल कर जाएगा आइसोटोप के केस में, ठीक है ना। तो ये लॉ फेल कर जाएगा आइसोटोप के केस में, क्योंकि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन जो मिल रहा है, मान लो तुम्हारे गांव में जो हाइड्रोजन मिल रहा है वो ड्यूटेरियम है तो दोनों हाइड्रोजन, पर दोनों हाइड्रोजन क्या है, अलग अलग है, एक में न्यूट्रॉन ज्यादा है, एक में न्यूट्रॉन कम है, तो ये आइसोटोप के केस में वैलिड नहीं होगा। बाकी जैसे आयरन का एटम है तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। अब यहां पे बोला था अगला स्टेटमेंट इनका है एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, सेम एटम या फिर डिफरेंट एटम जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 के साथ कंबाइन कर सकता है, और तुम्हारा क्या बना सकता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H2 गैस बना सकता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके H2O बना सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ऑफ सेम एलिमेंट का एटम या फिर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे डिफरेंट एलिमेंट का एटम, ये कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो में। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन कितना भी हाइड्रोजन जोड़ लेगा, यहाँ 1:1 जोड़ा गया है, ठीक है ना, तब H2 बना है। जब वाटर के साथ जुड़ेगा तो हमेशा वाटर क्या होता है, H2O होता है। कभी हम लोग H3O को वाटर नहीं बोल देते हैं, H2O, यानी रेशियो फिक्स है कि हाइड्रोजन 2 होगा और ये 1 होगा तभी वाटर बनेगा। तो वो क्या करता है, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है, जिससे क्या फॉर्म होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है,
ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद देखना है कि एटम ऑफ टू एलिमेंट, दो एलिमेंट के एटम कंबाइन कर सकते हैं इन डिफरेंट रेशियो। जैसे कि वाटर का ही एग्जांपल ले लो, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O2 भी बना सकते हैं। तो अगर रेशियो डिफरेंट करेंगे तो कंपाउंड भी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। तुम रेशियो डिफरेंट करते जाओ, तुम्हारा कंपाउंड भी डिफरेंट बनता जाएगा। तो एटम ऑफ टू एलिमेंट कंबाइन इन अ डिफरेंट रेशियो, तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड तुमको देंगे, ठीक है ना। और एटम, किसी भी रिएक्शन में जो एटम होता है, एटम इन अ रिएक्शन कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी एटम में किसी भी रिएक्शन में एटम्स ना ही क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, ये चीज याद रखना है। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी हम लोग ने ग्राम की बात करी, थोड़े एक्स्ट्रा चीजें हैं, चैप्टर तो अब खत्म हो गया। बस ये देख लो कि जैसे कहीं पे 20 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। और कहीं ऐसे लिखा है 20 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ग्राम मॉलिक्यूल्स मैंने बोला था कि कभी अगर ग्राम प्रीफिक्स में आ जाएगा, तो प्रीफिक्स में आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 20 मोल्स है, 20 ग्राम मॉलिक्यूल्स। और ये हमारा एक ऐसे चार्ट है, ये याद करने में मदद करेगा। तो अगर मास फ्रैक्शन तुमको दिया हुआ है, दैट इज मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मास, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो मास फ्रैक्शन मिल जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मास फ्रैक्शन मिल जाएगा, इसको मास परसेंटेज बोलेंगे। अगर 10⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे तो पीपीएम मिल जाएगा, इसको 10�9 से मल्टीप्लाई करोगे पीपीबी मिल जाएगा। इसी तरीके से कहीं तुमको वॉल्यूम फ्रैक्शन दिया है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम फ्रैक्शन मिल जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम परसेंटेज मिल जाएगा, 10⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे पीपीएम मिल जाएगा, 10�9 से मल्टीप्लाई करोगे पीपीबी मिल जाएगा। इसी तरीके से कहीं पे मोल फ्रैक्शन तुमको गिवन है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो मोल परसेंटेज मिल जाएगा। अब मोल परसेंटेज बच्चा नहीं जानता है कि मोल परसेंटेज क्या है, तो बस मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, मोल परसेंटेज, ठीक है ना।